हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस प्लेटफॉर्म पर जहां हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। एक छोटी सी शुरुआत जहां से हम अपने सिलेक्शन की राह को अ, तैयार कर रहे हैं। सिलेक्शन पाने की इस रास्ते पर अनेक समस्याएं आती हैं, लेकिन हम फिर भी धीरे-धीरे एक-एक कर समस्याओं को पार करते हैं। और उसका सबसे बड़ा आधार होता है आपका लगातार प्रयास करना। जब हम लगातार प्रयास करते हैं तो धीरे-धीरे अपने आप छोटी-छोटी समस्याएँ सॉल्व होती हैं और हम उस स्थान पर पहुँचते हैं, उस स्तर पर पहुँच जाते हैं जहाँ हमसे आगे कोई नहीं होता, पीछे पूरी दुनिया होती है। और इसी काम को करने के लिए हमने एमपीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा 2026 की क्लासेस को शुरू किया है। आज से हम 10वीं यूनिट की फिर से एक बार रिवीजन, एक बार तैयारी और एक बार फिर से इस कंटेंट को और ज़्यादा गहन सूक्ष्म तरीके से पढ़ने जा रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा मेरी आदत है बिना बहुत सारी बातें किए आप सबके सामने खूब सारा कंटेंट रखने की। मैंने कुछ दिन पहले छोटी-छोटी सीरीज के माध्यम से बहुत सारे छोटे-छोटे 10-10, 15-15 मिनट के वीडियोस बनाए, जिनसे मैं आप सब लोगों को करंट अफेयर्स अपडेशन दे सकूं। एक बार आप मुझे कमेंट करके बता दें कि क्या मेरी आवाज आ रही है, ताकि मैं निश्चिंत हो जाऊं कि चलो ये काम तो बहुत अच्छे से हो रहा है। हमने बहुत धीरे-धीरे 10 मिनट 15 मिनट की क्लासेस के माध्यम से पढ़ाई की एक व्यवस्था बनाना शुरू किया और आज से हम थोड़ी लंबी क्लासेस के ऊपर चलेंगे। एक कोर्स के माध्यम से एक लक्ष्य को लेकर के इस पीएससी परीक्षा के लिए जो हमने माइंड सेट कर रखा है उसे हम पढ़ने शुरू करने वाले हैं। पहले मेरा प्लानिंग था कि मैं 1 घंटे आप लोगों को 10वीं यूनिट और फिर 1 घंटे आपको छठी यूनिट पढ़ाऊँगा। लेकिन अब मैं उसमें थोड़ा संशोधन करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हम 1.5 घंटे लगातार या 2 घंटे लगातार केवल 10वीं यूनिट की ही क्लास लें और 10 दिन में केवल 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक 10 दिन में इसे खत्म कर दें। फिर हमारा टारगेट हो 11 दिसंबर से 20 दिसंबर तक छठी यूनिट को खत्म करना। इस पैटर्न पर अब हम काम करते हुए आगे बढ़ेंगे। आज से हम श्री गणेश करने जा रहे हैं, हमारी जो 10वीं यूनिट की क्लासेस हैं उनकी। तो चलिए भगवान श्री गणेश का नाम लेकर श्री गणेशाय नमः कहते हुए और मेरे शिक्षक जिन्होंने मुझे योग्य बनाया, जिन्होंने मुझे आज यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ, मैं आप सब लोगों को कुछ समझा पा रहा हूँ, इतना योग्य बनाया इसके लिए उनका अभिवादन करते हुए, उनको नमन करते हुए, उनको याद करते हुए, श्री सुरेश पटेल सर को याद करते हुए मैं मूल विषय पर आता हूँ। हम आज से जनजाति नाम का जो टॉपिक या जो सिलेबस का हिस्सा है, उसे कवर करने जा रहे हैं। उसे कवर करने से पहले हम अपने दिमाग में मूल जो बातें हैं, जो मूलभूत तैयारी का आधार है, पिछले पेपर का एनालिसिस करना। अभी हम कल या परसों में एक लेक्चर में ओवरऑल 10 यूनिट का एनालिसिस जो है वो समझेंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि जब हम 10वीं यूनिट पढ़ने जाएं तो एक बार पिछले पेपर पर नजर मार लें। तो चलिए पहले हम पिछले पेपर पर नजर मारते हैं कि क्या हमारी कमियां रही, क्या हमने पिछले पेपर में प्रदर्शन किया, क्या उसमें सुधार करना चाहिए। ये सब बातें हमें पहले पिछले पेपर के अध्ययन से ही आएंगी। क्या हमारी मूलभूत कमियां हैं वो हमें इसी से समझ आएंगी। तो 2025 में जो प्रीलिम्स परीक्षा का पेपर हुआ था, उसे मैंने आपके सामने रखा है और इस पेपर में हम आगे बढ़ने वाले हैं कि कहाँ हमने पढ़ने में कमी रखी या कहाँ हम और सुधार कर सकते हैं। तो आज क्योंकि मैं 10वीं यूनिट के ऊपर फोकस कर रहा हूं, इसलिए मैं केवल और केवल 10वीं यूनिट के जो क्वेश्चंस पूछे गए थे इस पेपर में, उन पर बात करने वाला हूं। तो चलिए पहले मैं 10वीं यूनिट के जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 27 से इसकी शुरुआत होती है। तो मैं सबसे पहले 27 नंबर का क्वेश्चन निकाल लेता हूं, जहां से जनजाति के 3 क्वेश्चन लगातार एग्जाम में पूछे गए। हमने ये वही पेपर रखा हुआ है, कोई कॉपी पेस्ट नहीं, वही जो आपने एग्जाम में दिया। प्रश्न पूछा गया था आपसे, राष्ट्रीय जनजाति स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान मध्य प्रदेश के किस शहर में है।
हमको इसके आंसर से मतलब नहीं, भले ही मुझे पता है कि मैं जबलपुर में है, छोड़ो उसको। आप समझो कि ये प्रश्न किस एंगल से पूछा गया है, कहां से पूछा गया है। तो जो संस्थाएं नाम का टॉपिक दिया हुआ है वहां पर हमें इसको पढ़ने में मिलता है या सिलेबस में हम इसे कवर करते हैं। आप सब लोग अपने दिमाग में याद रखिएगा। मैं पूरे 10 प्रश्न बताने के बाद उस पॉइंट पर फोकस करूंगा कि कहां से क्वेश्चन पूछे गए, कैसे अब हमें पढ़ना है। पूरी हम अपने दिमाग में एक इमेज तैयार करेंगे, एक सिस्टम तैयार करेंगे, ताकि अब जब हम फिर से तैयारी करें तो एक भी प्रश्न हमारा मिस ना हो, एक भी कोई ऐसी चीज मिस ना हो। आज से लगातार 10 दिन तक, 1 दिसंबर से 10 और 11 दिसंबर को हम इस 10वीं यूनिट को समाप्त कर लेंगे। आपको केवल 10 दिन तक 1.5 घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे, जितना मैं अपनी साइड से फोकस करूं, आपको अपनी ताकत लगा करके बस इसे पढ़ लेना है। उसके बाद और कुछ नहीं बचेगा, आपको एमसीक्यूज लगाना है। बीच बीच में मैं रिवीजन कराते रहूंगा। जब भी एग्जाम आएगा, एग्जाम होगा, एग्जाम निश्चित है कि लगभग 12 से 15, 16 फरवरी के बीच में एग्जाम होना है। पिछला एग्जाम भी 16 फरवरी को हुआ था। तो हम पहले प्रश्न पे चलते हैं। एमपीपीएससी ने पहला प्रश्न जो जनजाति से पूछा वो 27वें नंबर का क्वेश्चन है कि आईसीएमआर राष्ट्रीय जनजातीय स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान मध्य प्रदेश के किस शहर में है। माने अगर आपने एक लिस्ट बना करके संस्थाओं के क्वेश्चंस रट ली कि कौन सी संस्था कब बनी, कहां पर है, तो आपका ये प्रश्न कवर हो जाता। आगे मैं इस पर डिस्क्रिप्शन दूंगा, अभी हम पहले थोड़ा सा प्रश्नों पर फोकस कर लेते हैं। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा, जनजातीय वर्ग के विद्यार्थियों को शंकर शाह और रानी दुर्गावती पुरस्कार योजना दिए जाने का उद्देश्य क्या है। अब देखो यहां से थोड़ी सी पिक्चर जो है वो हमें समझनी है कि जब हम योजनाएं पढ़ते हैं, ये योजना से पूछा गया प्रश्न है। लास्ट में लिखा है जनजातियों से संबंधित कल्याणकारी कार्य, और वहां हम जनजातियों की योजनाएं पढ़ते हैं। तो जनजातियों की योजना पढ़ने का आम जो पैटर्न है वो ये है कि हम उसका नाम पढ़ते हैं, उसका वर्ष पढ़ते हैं कब शुरू हुई, और उससे रिलेटेड कुछ विशेष पॉइंट हो तो वो पढ़ लेते हैं। इसके अलावा हम उसका डीप में जाकर के नहीं पढ़ते। यहाँ क्वेश्चन में उसका उद्देश्य जो है उसे फोकस किया गया है। तो इसका मतलब अब हमें अपने आप में ये सुधार करना है कि जितनी भी योजनाएं हम पढ़ेंगे उनके सबके उद्देश्य हमें अलग से लिख करके, अलग से उनको एक लाइनिंग फॉर्मेट में, एक 1 2 3 फॉर्मेट के जो हमारा पढ़ने का तरीका है कि हम एक टेबल बनाएं जिसमें नाम लिखे योजना का, फिर उसका शुरुआत का वर्ष लिखे, फिर उसका उद्देश्य और फिर उसका विशेष। इस तरीके से एक टेबल जो मैंने अपने लिए तैयार किया, आप लोगों के लिए तैयार किया, उस पैटर्न पर हम इसे पढ़े। तो ये हमारा तरीका होगा पढ़ने का। खैर आगे इस पर और बात करने वाले हैं। दिनांक 23/12/2017 से आहार अनुदान योजना किस जनजातीय समुदाय में कुपोषण को दूर करने के लिए लाई गई। ये जनरली योजना का अगर हम पढ़ लेते कि ये योजना में क्या है, ये योजना क्यों लाई गई, तो विशेष पिछड़े जनजातियों के लिए आहार अनुदान योजना लाई गई। लेकिन फोकस करो कि ये क्वेश्चन भी योजना से ही पूछा गया। अभी तक हमने 3 प्रश्न किए हैं और उन 3 प्रश्न में से एक जो है वो संस्थान से पूछा गया है और दूसरा जो है मतलब 2 प्रश्न जो है वो योजनाओं से पूछे हैं। ये हमने 3 प्रश्नों को कवर कर लिया। 3 प्रश्न पढ़ने पर हमें धीरे से ये एक छोटी सी बात समझ में आई। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं फिर और आगे ले चलूं वहां जहां पर फिर से जनजाति के प्रश्न पूछे गए। तो जनजाति के जो अगले प्रश्न पूछे गए वो यहां पर है। भारतीय संविधान के किस 45, क्योंकि 27, 28, 29 के बाद में फिर वो दूसरे सब्जेक्ट के क्वेश्चन शुरू करता है, जनजाति के क्वेश्चन फिर यहाँ आते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए राज्य विधानसभा में सीटों के आरक्षण का प्रावधान है, वो यहाँ पर प्रावधान किया गया। तो मतलब ये क्वेश्चन जो है वो संवैधानिक उपबंधों से पूछा है। वैसे ये क्वेश्चन जनजाति वाली यूनिट से नहीं था, लेकिन संविधान के पोर्शन में भी उन्होंने जनजाति को महत्व दिया। 11 क्वेश्चन हो जाएंगे टोटल, तो हम उन 11 पर फोकस कर लेंगे। चौथा क्वेश्चन संवैधानिक उपबंधों से जो है आया। अगले पॉइंट पर आते हैं
वो सबको पता है कि जनरली कि भाई 32-34 थी, इसे 3 आर्टिकल्स थे जिनमें ये प्रावधान थे, एक हटा दिया गया आंग्ल भारतीय वाला, 30 हटा दो तो फिर 32-34 ही बचेगा। पहले लोकसभा में होता है फिर विधानसभा में, तो इसका आंसर हम लगा सकते हैं। अगले पॉइंट पे आए तो ये इसके बाद एक क्वेश्चन जो है वो ये दर्शा देगा कि भाई ये क्वेश्चन जनजातियों से नहीं है, तो ये 11वां क्वेश्चन है, लेकिन हम इसे जो जनजाति से पूछे हुआ है 10 क्वेश्चन से उसमें शामिल नहीं करेंगे। अगला जो क्वेश्चन पूछा है जो प्योरली जनजाति से है, जनजातियों पर लिखी पुस्तकों की सूची को उनके लिखी सूची के क्रम में सुमेलित कीजिए। द ट्राइब्स एंड कास्ट ऑफ सेंट्रल प्रोविंसेस, मैंने बहुत बार पढ़ाते टाइम रसेल एंड हीरालाल का नाम लिया। जब मैं पिछली बार ये कंटेंट पढ़ाता था तो मैं रसेल हीरालाल की बहुत सारी बातें आप लोगों को बताते रहता था। यहां से ये क्वेश्चन बहुत आसानी से कवर हो जाता। द बेगा आप सबको याद है, भील, ये मैं ये नहीं पढ़ा रहा हूं कि क्या, हम ये समझ रहे हैं कि क्या पूछा गया। तो मैं 5वां जो प्रश्न है वो ले लेता हूं कि बुक से पूछा गया है या बुक वाले जो टॉपिक है वहां से हमसे ये क्वेश्चन पूछा है। सीधे सीधे हमारे सिलेबस में बुक के नाम पढ़ना ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। जनजाति से संबंधित साहित्य, कला और इस वाले चैप्टर में ये पॉइंट आ जाता है। मतलब अब हमें एक बुक की लिस्ट याद होनी चाहिए और वहां 20, 25, 50 जितनी भी किताबें हैं जनजातियों की वो हमें क्लियरली याद हो, हमारे दिमाग में सेट हो। क्वेश्चन का आंसर कैसे लगाना है वो तो जनरली सब लोग जानते हैं, आप लगा भी लेंगे, लेकिन इस पैटर्न को समझना है कि जो चौथा या 5वां प्रश्न जो जनजातियों से पूछा है वो बुक वाले सेगमेंट से पूछा है। अभी तक मैं आपको 5 प्रश्न बता चुका हूं। पहला जो है वो संस्थान से पूछा गया प्रश्न था, दूसरा और तीसरा प्रश्न योजनाओं से पूछा गया प्रश्न था, चौथा प्रश्न संवैधानिक प्रावधानों से था, 5वां प्रश्न जो है वो संस्था की बजाय बुक से था कि कौन सा ग्रंथ किस जनजाति के लिए है या किस व्यक्ति ने लिखा है। थोड़ा सा और 5 मिनट 5 क्वेश्चन और लगेंगे हमें समझने में, लेकिन हम इस बात को समझ पाएंगे कि हमें क्या याद रखना है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला जो प्रश्न पूछा गया जनजातियों से संबंधित, सीधे मैं वो निकाल देता हूं। तो जनजातियों से संबंधित अगला प्रश्न 53 था जो बहुत सरल था। मध्य प्रदेश में कौन मध्य प्रदेश की विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति के अंतर्गत नहीं आता है? पीवीटीजी, पीवीटीजी ये हम एक शब्द पढ़ते थे, हिंदी में मैं बोल दूं इसे विशेष पिछड़ी जनजाति, क्या बोल देते हैं? विशेष पिछड़ी जनजाति। तो ये विशेष पिछड़ी जनजाति जो है वो कौन कौन सी है? आप सब लोगों को पढ़ाते टाइम भी मैंने पढ़ाया, और या इनमें कौन सी एक शामिल नहीं है? सबको पता है बेगा, भारिया, सहरिया जो है और असुर जो है वो नहीं है। अब यहाँ बहुत सारे लोगों ने गलती ये भी की होगी कि जल्दबाजी में उन्होंने जो नहीं है उसको लगा दिया होगा या कुछ न कुछ तामझाम लगाने में भी गड़बड़ किया होगा। कुल मिला के मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ कि किस क्षेत्र से पूछा गया। तो जो पिछड़ी जनजाति वाला हमारे सिलेबस में अलग से इन्होंने लिख के दिया है कि विशेष पिछड़ी जनजाति, ये शब्द लिखा हुआ है सिलेबस में। अभी अगर आप खोलकर सिलेबस को एनालिसिस करने लगे तो आपको ये बात उसमें नजर आएगी, उसमें ये दिखेगा आपको। तो छठा जो प्रश्न है बहुत कॉमन तरीके का, विशेष पिछड़ी जनजाति। और अब देखो अगला प्रश्न भी वहीं से है, फिर ये बात समझनी है। छिंदवाड़ा जिले के पातालकोट क्षेत्र में रहने वाली जनजाति का बहुल्य कौन सी जनजाति पातालकोट में रहती है? अब देखो हमने बेगा, भारिया और अगर सहरिया पढ़ा तो हम ये तो पढ़ेंगे कि ये कहाँ रहती है। तो हम सबको पता है कि भाई बेगा जो है वो बेगा चक नाम की जगह मंडला में रहती है। भारिया जो है वो भारिया पातालकोट की तामिया तहसील की छिंदवाड़ा की रहने वाली जनजाति है। और सहारिया जो है वो श्योपुर कला की रहने वाली जनजाति है। ये हम बेसिक पढ़ते हैं कि भैया ये तो हमें याद होना ही चाहिए। और ये दोनों क्वेश्चन को आप एक साथ जब समझोगे तो आप पढ़ोगे पाओगे कि ये दोनों ही क्वेश्चन जो है वो पिछड़ी जनजाति से पूछे गए। माने हमारे एग्जामिनर ने पिछड़ी जनजाति से जो क्वेश्चन पूछने थे उनमें ये 2 क्वेश्चन उठा करके हमारे सामने रखे। अगले पॉइंट पे, अगले प्रश्न पे चलता हूं मैं। एग्जामिनर ने अगला जो जनजातियों का प्रश्न हमारे सिलेबस से निकाल करके रखा वो कौन सा है वो भी हम समझें, ताकि हम 10 प्रश्नों पर एक एनालिसिस जो है अपने पास रख पाए, एक एनालिसिस हमारे पास हो। मैं केवल वो प्रश्न निकाल रहा हूं जो जनजातियों से संबंधित है,
बाकी प्रश्नों पर अभी हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। अगला वाला जो प्रश्न है वो यहाँ आ जाइए, आपको सामान्य तौर पर दिखाई दे रहा होगा। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस किस जनजातीय नायक के जन्मदिन के सम्मान में आयोजित किया गया? इसका मतलब मैं यहाँ नोट कर सकता हूं कि ये करंट अफेयर्स से पूछा गया प्रश्न है, क्योंकि करंट अफेयर्स अगर इस प्रश्न में शामिल नहीं होता तो ये प्रश्न जनजातियों से एग्जामिनर नहीं बनाता, या अगर वो 15 नवंबर को भी फोकस करता तो यूं पूछता कि कौन सा दिन मनाया जाता है, या उससे रिलेटेड कुछ और बात पूछ लेता। सीधे तौर पर ये तो नहीं पूछता कि किस जनजातीय नायक को का जन्म दिवस मनाया जाता है। ये जनजातीय व्यक्तित्व से हो सकता है, लेकिन हम अभी इसे यहाँ नहीं रखेंगे क्योंकि ये हमारा एक विशेष प्रश्न है जो करंट अफेयर्स से कवर होगा। अगले पॉइंट पे आ जाऊं मैं, अगर अगले प्रश्न पे चलूं। मध्य प्रदेश सरकार ने रानी दुर्गावती की 500वीं जयंती मनाने के लिए कई पहल की, निम्नलिखित में से कौन सी है? देखो, सीधे तौर पर एक आइडिया मैं आपके दिमाग में डालना चाह रहा हूं कि इस प्रश्न को पढ़ो, उत्तर क्या है इस पर मत जाओ। हम सबने परीक्षा दिया पिछला, और हम सबको याद है कि कौन सा, क्योंकि उस पर लंबी बहस चली। किसी ने 2 ऑप्शन सही किए, किसी ने 1 किया, फिर हमने आयोग की बात मानी, जो भी अंततः आयोग जीता कि ये सही, जो मैं कहूंगा वही सही। लेकिन आप प्रश्न को समझो कि प्रश्न क्या है। प्रश्न जो है वो करंट अफेयर्स से पूछा गया है, क्योंकि अगर 500वीं जयंती रानी दुर्गावती की नहीं होती तो शायद ये प्रश्न ना होता, या ये प्रश्न उस एग्जामिनर के दिमाग में नहीं आता, या आता भी तो भी किसी ने और तरीके से पूछा होता। अब देखो, बहुत एनालिसिस जो है वो आपको समझ में आने लगेगा, चीजें आपके दिमाग में, पिक्चर थोड़ी सी सेट होने लगेगी कि हम क्या आपके दिमाग में डालना चाहते हैं। मैं आपके माइंड में जो एक मैपिंग करना चाह रहा हूं कि क्वेश्चन किस प्रकार के एग्जाम में पूछे गए, वो हमारे दिमाग में सीधे से समझ में आ जाए भाई कि किस प्रकार के जो है प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछे गए। अब हम ये टूरिया जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया, इसको चाहे तो एमपी में ले लें और चाहे तो इसको हटा दें यहाँ से कि नहीं भैया ये जनजाति व्यक्तित्व में से ही लिया जाएगा, क्योंकि टूरिया जंगल सत्याग्रह दोनों में शामिल हो जाता है। मध्य प्रदेश के इतिहास से आप उठाना चाहें तो वहां से भी उठा लेंगे। इस बार एग्जामिनर ने चालाकी क्या की है, इस बार एग्जामिनर ने 2025 के पेपर में चालाकी जो दिखाई थी, वो चालाकी ये थी कि भाई, चालाकी ये रखी उसने कि 10 जो प्रश्न पूछने थे वो 10 प्रश्न एक साथ में नहीं लिखे उसने। एक साथ में लिखने का जो पॉइंट काम वो किया करता था, जो 2024 के पेपर में हमने देखा था, वो इसने यहाँ नहीं किया। अब हम प्रश्न पर आ जाए कि भैया जो प्रश्न पूछे गए थे, वो पहला प्रश्न जो है वो संस्थान से पूछा था। याद आ रहा होगा आप लोगों को, आईसीएआर जो जबलपुर का राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान, जनजातीय अनुसंधान संस्थान, स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान, वो कहाँ है, वो प्रश्न था ये वाला। फिर लगातार 2 प्रश्न जो है वो योजना वाले पार्ट से पूछे गए थे। मैंने 2 क्वेश्चन में योजना से लिख देता हूं, और योजना भी अंततः करंट अफेयर्स का ही हिस्सा होती है, तो आपको ये याद रखना रहेगा कि भाई करंट अफेयर्स से 2 प्रश्न हमसे पूछ लिए गए। चौथा जो प्रश्न पूछा था वो संवैधानिक प्रावधानों से पूछा गया था। संवैधानिक प्रावधान, ये आपको याद रखना है। फिर 5वां छठा 2 प्रश्न जो है वो लगातार एग्जामिनर ने 5वां और छठा वो विशेष पिछड़ी जनजाति के फैक्ट्स से पूछा था। विशेष पिछड़ी जनजाति, ये इससे रिलेटेड जो है फैक्ट उसने डाल दिए थे। फिर हम और आगे बढ़े तो फिर हमने 2 क्वेश्चन 7वां और 8वां जो है लगातार ये देखा कि उसने जनजाति के जो करंट अफेयर्स वाले चैप्टर होते हैं, जनजाति का करंट अफेयर्स, वहां से प्रश्नों को सीधे सीधे उठा लिया। माने कि जानबूझ करके प्रश्न को टफ या अपने अनुसार बनाया गया। देखो, कोई भी कॉमन व्यक्ति को अगर मैं कहूं कि जनजातीय सिलेबस है, आपके यूनिट 10 में सिलेबस है जनजातियां, तो आप किस प्रकार के प्रश्न अपने सामने रखोगे? आप प्रश्न रखोगे कि भाई जनजाति में विवाह कौन सा है, जनजाति में कौन सी परंपरा है, वहां से आप प्रश्न पूछोगे। फिर एक प्रश्न आपने बुक से पूछा, वो बहुत अच्छा प्रश्न था। हमें ये पता चल गया यहाँ से कि बुक की एक लिस्ट बनानी है जो कि याद रटनी होती है।
और योजनाओं में जो है हमने एक पॉइंट या ये रट के रखना है कि उसको आप पूरी तरह पढ़ना है, उद्देश्य और कुछ हिस्सा भी, थोड़ा सा भी हिस्सा छूटने ना पाए। हमने एक पैटर्न के माध्यम से ये अपने एनालिसिस फॉर्मेट में ला लिया। ठीक है, अब लाते आते मैं 9 ही बोल पाया, 10वां मैं भूल गया हूं शायद, या हमने देखा नहीं। हम एनालिसिस इससे आराम से कर सकते हैं कि ज्यादातर फोकस जो है एग्जामिनर का कहां पर है। आप अगर योजनाओं को करंट अफेयर्स में काउंट कर लें, जो कि है, क्योंकि आजकल एग्जाम में ये पूछा जाने लगा, एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, योजना से ही था, वो 10वां मुझे याद आ गया, कि भाई जनजातियों के लिए कितनी उप योजना, जनजाति के लिए कितनी उप योजनाएं चलाई जा रही हैं, उप योजनाएं कितनी चलाई जा रही है। मैं एक बार बता देता हूं, शायद आप लोग, मैं भी इसको मिस कर गया, तो हम इस प्रश्न को भी देख लें कि कहां पर है ये प्रश्न। जनजातियों के लिए कितनी राष्ट्रीय योजनाएं चलाई जा रही हैं, ये प्रश्न पूछा गया था और बहुत काम का प्रश्न था। हमने थोड़ा सा शायद पढ़ते टाइम इसे मिस कर लिया। इस प्रकार हमारे टोटल 10 प्रश्न हो जाएंगे। विशेष अनुसूचित जनजाति के लिए एक और जो प्रश्न था वो यहाँ पे भी है। अगर आप इसको देख पा रहे हैं तो बहुत अच्छे से समझना कि उसने जनजातियों के लिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति राज्य विशेष के लिए अनुसूचित जनजाति समुदाय को अधिसूचित करता है। माने 2 प्रश्न हमारे जनजाति के संवैधानिक प्रावधानों से हो गए, और एक प्रश्न जो हमने उस टाइम छोड़ दिया था, मध्य प्रदेश में वर्ष 2023-24 में कुल कितनी वृहद एकीकृत जनजातीय विकास योजनाएं चलाई जा रही हैं। अब मैं निचोड़ पर आ रहा हूं, जो अब भी मैंने आपको बताया ना कि निचोड़ याद होना चाहिए, तो ये 2 प्रश्न मैंने अभी बढ़ा लिए हैं। कौन कौन से, तो ये रफ कार्य के लिए दिया था। अब हम एक इमेज बनाएं कि एग्जामिनर ने जो 10 प्रश्न पूछे, जो 10 प्रश्न हमसे पूछे गए, उन 10 प्रश्नों में पहला प्रश्न हमने संस्थान ले लिया, फिर से वही बात लिखूंगा। दूसरा और तीसरा प्रश्न हमने योजना से डाल दिया, योजना, फिर योजना और फिर योजना, ये 4 मैंने लगातार 3 प्रश्न योजनाओं से डाल दिए। 3 प्रश्न जो हैं वो योजनाओं वाले पूछे गए थे। एक टोटल कितनी योजना, उप योजनाएं चल रही हैं, एक शंकर शाह रघुनाथ शाह वाली और एक आहार अनुदान योजना। याद कर लो, रटा हुआ होना चाहिए कि पिछली बार क्या पूछा था। आहार अनुदान योजना के बारे में 2017 वाली की किसके लिए चलाई गई, फिर एक रानी दुर्गावती और शंकर शाह जो है उनसे रिलेटेड योजना जो है वो किसके लिए है, और फिर एक टोटल जो उप योजनाएं हैं, टोटल उप योजना वो किसके लिए है। ये योजना वाले पॉइंट से प्रश्न हो गए, 4 प्रश्न रट लिए हमने। अगले पॉइंट पे आए तो फिर हमसे 5वां प्रश्न संवैधानिक प्रावधान का था। संवैधानिक प्रावधान हमें याद रहे कि संवैधानिक प्रावधान एक राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत राज्य के लिए विशेष जनजाति घोषित करता है, और एक विधानसभा में सीट है, वो भी संवैधानिक प्रावधान वाला प्रश्न है। तो दोनों को हम ले लेते हैं जनजाति का, कि भाई संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति जो है वो किसी राज्य के लिए जनजाति किस अनुच्छेद के तहत घोषित करता है, और विधानसभा में सीटें, ये 2 प्रश्न जो है वो संवैधानिक प्रावधानों से हो गए। फिर आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा अपने दिमाग की मैपिंग कर रहे हैं। फिर 7वां और 8वां प्रश्न पे आऊं मैं। तो 7वां प्रश्न उसने बुक से पूछा था कि भैया कौन सी बुक जो है वो किसने लिखी है। 8वां प्रश्न जो है उसने, याद करो, 8वां प्रश्न उसने पूछा था एक करंट अफेयर्स का पॉइंट की, करंट अफेयर्स में 500वीं जयंती थी दुर्गावती की, तो 500वीं दुर्गावती की जयंती पर उसने कौन कौन से लाभ पूछे। फिर ऐसे ही 9वां प्रश्न जो है हमें याद आ जाए, वो भी करंट अफेयर्स से था, और वो किसी योजना, बिरसा मुंडा ना 15 नवंबर जो है वो किस क्रांतिकारी की याद में या जनजाति नायक की याद में हम मनाते हैं। फिर हमने आगे इसी पॉइंट में पढ़ा था, याद किया था कि भाई 2 प्रश्न जो हैं वो ये थे, क्या थे वो 2 प्रश्न, वो भी याद कर ही ले। हमने इसके जस्ट बाद में, अभी जस्ट जब हम ये पॉइंट्स रट रहे थे तो हमने ये पॉइंट पढ़ा था कि एक प्रश्न जो है वो उसने विशेष 10वां और 11वां, ये दोनों विशेष पिछड़ी जनजाति से के फैक्ट थे, विशेष पिछड़ी जनजाति। अब देखो
एक बार अगर मैं इन 11 प्रश्नों में से ये मान लूं कि एक प्रश्न तो संविधान का होगा, क्योंकि संविधान के 2 प्रश्न हैं, तो एक प्रश्न उसने संविधान से पूछ लिया होगा। मेरे दिमाग में ये पूरी बातें जो है वो सेट हो जानी चाहिए कि भाई हम जो पढ़ रहे हैं, अब हमने जो साल भर पढ़ना होता है वो हम क्या पढ़ते हैं, इन 10 प्रश्नों में 11 प्रश्नों को अगर बहुत अच्छे से मैं आपके सामने रख रहा हूं तो मैं कह दूं कि केवल 3-4 टॉपिक कवर कर लो कि भाई करंट अफेयर्स से पूछ लिया, योजना से पूछ लिया, संवैधानिक प्रावधानों से पूछ लिया, फिर विशेष पिछड़ी जनजाति से पूछ लिया, विशेष जनजाति के प्रश्न डाल दिए। वास्तव में जनजाति का तो प्रश्न डाला ही नहीं, और जनजाति का वास्तव में जो प्रश्न पूछा जाना चाहिए था वो क्या होता है, अगर वो पूछ ले कि हमसे सहरिया जनजाति के घरों को क्या कहते हैं, फलाना नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है। मैं आपके दिमाग में एक मैपिंग करना चाहता हूं कि हर कॉमन स्टूडेंट, हर कोचिंग संस्था या हर कोई टीचर जो मूल बात है वो पढ़ने में लगा हुआ है, एग्जामिनर ने उससे हट के प्रश्न बना दिया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पढ़ाने वालों ने गलत पढ़ाया, वो मैंने भी या अन्य जो संस्था है सब ने ऐसा ही प्रयास किया कि भाई जनजाति अगर सिलेबस में है तो हम जनजाति ही पढ़ाएंगे, हम उससे अलग हटके क्यों पढ़ाएंगे बातें। अगर हमने जनजाति है तो फिर हम भील की सारी डिटेल, हम सहरिया की सारी डिटेल, हम कोल की सारी डिटेल, इस तरीके से पढ़ने का हमारा पैटर्न होगा। लेकिन एग्जामिनर हमसे क्या पूछ रहा है, देखो अब ज्यादातर जो फोकस किया गया सब लोगों ने, वो फोकस जो परीक्षा की तैयारी हम कर रहे थे, तो लास्ट जब एग्जाम का आ जाता तो हम क्या करते हैं, जब परीक्षा के लास्ट का मोमेंट चालू हो जाता है तो फिर हम पढ़ने का पैटर्न थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, और फिर हम क्या करते हैं, टेबल कंटेंट जो होता है वो पढ़ते हैं। और टेबल कंटेंट में क्या लिखा हुआ होता है, योजनाओं के नाम और उनके शुरू होने की तारीख है, संवैधानिक प्रावधान में आर्टिकल और उसका मतलब, फिर बुक का नाम और उसका लेखक, फिर करंट अफेयर्स तो हमने पढ़ा ही नहीं क्योंकि पिछली बार तक ये माहौल ही नहीं था। मैंने इस पेपर का एनालिसिस करके ये बात समझ ली कि भाई अगर किसी बच्चे को 10वीं यूनिट पास करवानी है, 10वीं यूनिट में मैं चाहूं कि उसे 10 में से 10 नंबर आ जाए, तो परीक्षा वाला 3 से 4 या 5 प्रश्न, तो क्योंकि योजना वाला भी करंट अफेयर्स ही है और ये 2 प्रश्न करंट के यहाँ डाल दिए, ओवरऑल उसने 5 प्रश्न तो करंट अफेयर्स से डाल लेना है। अब अगर ऐसी स्थिति में कोई व्यक्ति, कोई बच्चा करंट अफेयर्स नहीं पढ़ेगा, थोड़ी सी सोच को विकसित करके नहीं पढ़ेगा, तो वो पूरे टाइम पढ़ते रह जाएगा कि भील जनजाति के घर को कु कहते हैं, उसके घर को आवास को फाल्या कहते हैं, पाल कहते हैं, जो जनरली हम पढ़ते हैं। भैया सहरियाओं जो जनजाति है उसका कुंभ जो है वो सीताबर्डी का वाल्मीकि मेला लगता है वो होता है। हम ये सब बातें हम पढ़ रहे हैं और हमको पढ़ना भी चाहिए। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि ये बातें नहीं पढ़ना चाहिए, मैं आपके दिमाग में एक ढांचा तैयार कर रहा हूं कि क्या और पढ़ना पड़ेगा। 10वीं यूनिट अगर जान से हमारे अंदर से निकाली जाए कि इसमें क्या पूछ लिया इसने, एक बार देखो कि क्या सच में हमने ये पढ़ा था। हमने पढ़ लिया होगा, वो पढ़ने में आ गया, संवैधानिक प्रावधान हमने पढ़े, बुक हमने पढ़ी, विशेष पिछड़ी जनजाति के 2 प्रश्न पूछे गए वो भी हमने पढ़ा, ये पढ़ा हुआ सब था। लेकिन क्या हमको पहले ये पता था कि ये एग्जाम में आएगा? नहीं, ये मान करके हमने ये नहीं पढ़ा था, ये पढ़ने में आ गया था। अच्छा हुआ कि एग्जाम में हमें आता था, एक आधे 2 में तुक्का भी लगाना पड़ा और वो सही भी हो गए। बाकी 5, 7, 8 क्वेश्चन उसमें से आते थे, हमने अपनी जो क्षमता थी वहां उसका प्रदर्शन किया और हमने कुल मिलाकर के अच्छा जो ओवरऑल एवरेज प्रदर्शन था वो दिया और ईश्वर की इच्छा से, ईश्वर की कृपा से पास हो गए। बहुत सारे बच्चे पास हुए तो खुशी थी कि चलो भैया पास हो गए। लेकिन अब चैलेंज था मेरे सामने कि मैं 10वीं यूनिट मेरे बच्चों को, क्योंकि मैं उनको अगर मैं गाइड कर रहा हूं तो मेरा कर्तव्य है कि फिर मैं उनको पूरी तरह गाइड करूंगा। उनके दिमाग में एक एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि बेटा योजना को किस स्तर पर पूछा गया है ये पढ़ना पड़ेगा, ये मैं आपको प्रोवाइड कराऊं। फिर संवैधानिक प्रावधान के अंदर की डिटेल आपको याद हो तो वो याद होनी चाहिए। फिर जो योजना है या करंट अफेयर्स है उसमें से कैसा उसने पॉइंट बना करके प्रश्न की मैपिंग कर दी वो आपको याद हो। यहाँ एक भी प्रश्न ऐसा नहीं पूछा परीक्षा में उसने जो कि हम जानते हैं कि पूछा जाएगा। हम मानते हैं ना
कि भाई भिलाला किसकी एक उपजाति है, तो भील जनजाति की उपजाति, क्योंकि हम रट्टा मारते हैं इन सबको। ये वाले प्रश्न एग्जाम से गायब थे, ठीक है, एक बार गायब हो गए। अब इस बार जो पेपर बनेगा वो सरल बनेगा, क्योंकि एग्जामिनर की सोच अप्रोच इस तरीके की होती है, एक बार कठिन बनाओ, एक बार सरल बनाओ, फिर एक बार कठिन बनाओ, एक बार सरल बनाओ, ये पैटर्न चलता है। ये रेंडमली हमेशा रिपीट होने वाला पेपर पैटर्न है, और इस बार भी रिपीट होगा, गारंटी है इस बात की। लेकिन मैं ये मानकर चलता हूं कि मेरा जो स्टूडेंट एग्जाम में बैठेगा उसे जो टफेस्ट फॉर्मेशन है एग्जाम का वो भी आए, और जो सरलतम चीजें हैं वो भी आए। इसीलिए मैं एक एक घंटे दो अलग अलग यूनिट्स को पढ़ाने, मेरा प्लानिंग ये था कि मैं 1 घंटे 10वीं यूनिट और 1 घंटे 6ठी यूनिट, इस तरीके से रोज पढ़ाऊंगा। अब एक एक घंटे अगले 15 से 20 दिन में हम दोनों यूनिट खत्म करेंगे। लेकिन फिर प्लान हुआ कि नहीं, 1 घंटे के बजाय 2 घंटे क्यों ना जनजाति ही पढ़ाई जाए, और घोट घोट करके उसके आपके सामने रख दिए जाए सारे प्रश्न, और फिर आपको एमसीक्यूज लगवाए जाएं, और फिर जो छोटी मोटी चीजें क्लियर नहीं हो पाती हैं वो एमसीक्यूज के माध्यम से कवर की जाए। एमसीक्यूज से उनका जो कवर करने का पैटर्न है वो और अच्छा हो जाता है। हाँ कृष्ण भाई, अरे क्लास ले रहा हूं मैं। तो इस तरीके से हमने धीरे 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 एक मैप अपने दिमाग में तैयार कर लेना है। मैं मान के चल रहा हूं कि 15, 20, 25 मिनट में जितनी भी देर से आपको ये बातें समझा रहा हूं, आपके दिमाग में एक मैप तैयार हुआ कि देखो बेटा, एक्चुअली जो आपके नोट्स बने हुए हैं आपकी कॉपी में, वो जो नोट्स है वो एग्जाम में नहीं पूछा था पिछली बार वाले में, उसका एक अपडेट नोट्स या अपडेट वर्जन अब हमारी कॉपी में होना चाहिए, जो इस फॉर्मेट में हो कि सारी जो संस्थाएं हैं वो हमें एक टेबल बनाकर, और विथ डिटेल इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो गया, वो योजनाओं वाले पॉइंट में अगर डीप में गया तो अन्य चैप्टर्स में भी डीप में जा सकता है। और इसी पैटर्न को हम अपने पढ़ने में फॉलो करें, और जो कॉमन हम पढ़ते हैं, जैसे हमने सहरिया जनजाति पढ़ना शुरू किया और उसको खटाखट पढ़ लिया, तो ऐसे में शुरुआत यहीं से करूंगा। मैं अगले 4 दिन तक लगातार 2-2 घंटे की क्लास लेकर सारी 5 दिन 4 दिन जितना भी लगे, मैं कोशिश करूंगा थोड़ा जल्दी हो जाए, ताकि एडवांस वर्जन आपको थोड़ा जल्दी ज्यादा अच्छे से पढ़ा सकूं। तो ये जो एडवांस वर्जन हमें पढ़ना है वो इस पेपर के एनालिसिस से निचोड़ के रूप में हमको समझ में आ गया। मैं आदत नहीं है कि मैं ना खड़े हो जाऊं और बहुत सारी ज्ञान की बातें बताऊं। ज्ञान की बातें आपको अच्छी तो लगती है, लेकिन वो वास्तव में गाइड नहीं कर पाती। तो ज्ञान की जो बातें हैं वो अपन सीमित करेंगे। हम जो फैक्चुअल बातें हैं, जो कॉन्सेप्चुअल बातें हैं, जो एग्जाम में पूछी जा रही हैं, अगर मैंने ये 10 क्वेश्चन एग्जाम में एनालिसिस कर लिए, 11 लिखे हैं मैंने, 10 मान लो, क्योंकि एक जनजाति का एक संवैधानिक प्रावधान वाला 10वीं यूनिट 5वीं यूनिट को दे दो, संविधान वाली को एक यहाँ रख लो। इस तरीके से हमारा जो पेपर एनालिसिस है वो हमें याद हो। पेपर एनालिसिस का ये जो पहला वीडियो है वो हर बच्चे को याद होना चाहिए। अब हम धीरे से पहले वो जो परंपरागत कंटेंट है उसे पढ़ लें, क्योंकि वो परंपरागत कंटेंट नहीं पढ़ा तो फिर चूक हो जाएगी। क्योंकि हो सकता है जैसा हमेशा एग्जामिनर पैटर्न बदलाते हैं, एक बार वो सरल पूछते हैं, दूसरी बार वो कठिन पूछते हैं। तो 10वीं यूनिट से पिछले साल कठिन वाला हिस्सा पूछ लिया गया है, इस बार सरल वाला हिस्सा पूछा जाएगा। इसलिए परंपरागत कंटेंट को पहले पढ़ो और उसे आसानी से रट करके याद करके रख लो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैं अब बेसिक कंटेंट पे आ जाता हूं, जो हमें बेसिकली पढ़ना है। ये सामने आपको जनजाति का पहला वाला जो सबसे ऊपरी जनजाति है मध्य प्रदेश का, अगर मैं मैप बना दूं तो मध्य प्रदेश में इधर की तरफ, उत्तर की तरफ, यहाँ जो जनजाति पाई जाती है सहरिया जनजाति, हम उसकी बात करने जा रहे हैं। सहरिया जनजाति जो है वो मध्य प्रदेश में कहाँ रहती है? उत्तर में रहती है। बाकी सारी पैटर्न तरीका जो है वो मैं अपने हिसाब से डिसाइड करूंगा, थोड़ा सा मुझे ही अधिकार दिया जाए कि पढ़ने का पैटर्न क्या होगा। तो मैं कैसे पढ़ाऊंगा 10वीं यूनिट? पहले मैं श्री गणेश करूंगा, सारी जनजातियों को एक 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 करके आपके सामने रखूंगा। 4-5-6 दिन में हम इनको पढ़ने वाले हैं। फिर इनके अंदर के डीप या सिलेबस को देखेंगे, बिना सिलेबस को देखे ही पढ़ना शुरू कर दिया, और ऐसा बेसिक कंटेंट हम कंप्लीट करके रख ले। तो पहला जो पॉइंट है हमें ये याद रखना है कि मध्य प्रदेश में सहरिया जनजाति कहाँ पाई जाती है। अब यहाँ से श्री गणेश करते हैं सिलेबस के एक बिंदु का। वैसे मैं सिलेबस का जो पॉइंट है, जो फैक्चुअल कंटेंट है वो बाद में लूंगा,
पहले मैं यहाँ से शुरुआत कर रहा हूँ कि 7 जो प्रमुख जनजाति हैं और 8 या 10 जो छोटी जनजाति है उनको मैं केवल आपको फ्रेमिंग करके आपके दिमाग में सेट कर दूं। फिर धीरे धीरे हम आगे का मार्ग एडवांस वर्जन पढ़ेंगे। इस बार मेरा ध्यान ज्यादा एडवांस वर्जन पर होगा। इसका ये मतलब नहीं है कि मूलभूत कंटेंट को मैं कम पढ़ाऊंगा, इसको भी मैं उसी शिद्दत के साथ आपके सामने रखूंगा, आपको रटवाऊंगा, पढ़ाऊंगा, सब कुछ करना है। तो सहरिया जनजाति जो है वो अभी हम पढ़ रहे हैं, मध्य प्रदेश की 5वीं सबसे बड़ी जनजाति है। ये पहला फैक्ट हम यहाँ से शुरुआत करते हैं। आपको दिख रहा होगा गलती से मैंने यहाँ 5 स्टार लगा दिए हैं, तो सहरिया जो है वो 5 स्टार। देखो सहरिया को सहरिया ऐसा लिख दो कि शहर में रहने वाला। कौन? शहर में रहने वाला। तो जो शहर में रहने वाला है उसे तो 5 स्टार सुविधाएं मिल जाती हैं। 5 स्टार सुविधाएं ये कोई बात थोड़ी है, तो मैं रटवा रहा हूं कि सहरिया 5वीं सबसे बड़ी जनजाति। आपके दिमाग में एक बात रटवानी थी ना मुझे कि सहरिया कौन से क्रम की सबसे बड़ी जनजाति है, तो सहरिया 5वें नंबर की सबसे बड़ी जनजाति है। रट लिया यहाँ से। चलो आगे बढ़ते हैं, सहरिया के बारे में डिटेल बात कर लेते हैं। सहरिया की जनसंख्या कितनी है? तो ये 5 स्टार जनजाति है, तो ये 6 लाख है। कितनी है? 6 लाख। ऐसे मैं याद करता हूं और मेरा पैटर्न इसी प्रकार का है कि सहरिया जो है वो टोटल 5वें नंबर की है लेकिन 6 लाख है। कैसे याद करोगे? कितना सरल हो गया। आप देखो कि सहरिया जो है वो टोटल उसकी जनसंख्या 5वें नंबर पे आती है, लेकिन उसकी जनसंख्या की बात की जाए तो वो 6 लाख है। कितनी है? 5वीं सबसे बड़ी जनजाति, 5वीं सबसे बड़ी जनजाति जिसकी जनसंख्या है 6 लाख। कितनी है? 6 लाख। बस इतना याद कर लो। आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगर प्रतिशत देखा जाए तो केवल 4% है। देखो कितना आराम से याद होगा, टेंशन नहीं लो। मेरी क्लास में बैठे हो, जनजाति छठी यूनिट, ये जो भी मैं पढ़ाऊंगा इस बार मैं कोशिश करूंगा कि 3 से 4 यूनिट में अकेला ही पढ़ाऊं। 4 यूनिट में पढ़ाने की कोशिश करूंगा और एक एक बात रटवाऊंगा, एक एक बात घोट करके पिलाने वाली करेंगे। सिंपल है। देखो सहरिया के बारे में क्या बात कर ली हमने। 4% है, 5वीं सबसे बड़ी जनजाति है और 6 लाख इसकी जनसंख्या है। बस इतना ही तो करना है। अब क्या इससे ज्यादा और क्या बताऊं मैं आपको? इतना कर लो। कहाँ रहती है? तो मध्य प्रदेश का मैप आपको याद है? मध्य प्रदेश के मैप के जो उत्तरी हिस्सा है उसके सारे जिले आपको यहाँ मैप बनाकर कृष्णा सर याद करवाएंगे। तो वो जो कंटेंट हमने याद कर लेना है, यहाँ वाले सारे जिले इस ऊपर वाले हिस्से के, वो भले से श्योपुर हो, शिवपुरी हो। शिवपुरी याद रखना या सर्वाधिक पाए जाते हैं। गुना, अशोकनगर ये यहाँ पर है, गुना और ये अशोकनगर। तो यहाँ से ऊपर के सारे जिलों में ये जनजाति पाई जाती है। गुना, अशोकनगर, श्योपुर, शिवपुरी, चंबल के तीनों, भिंड, मुरैना ले लो, ग्वालियर, दतिया सब ले लो। ये सारा हिस्सा जो है वो सहरिया जनजाति का है। तो ये जिले विले याद रखने की जरूरत नहीं है। इस टाइप से मैप अपने दिमाग में सेट होगा तो पूरा रटा जाएगा। ऐसा याद होना चाहिए आपको, ये पैटर्न हो। फिर मूल उत्पत्ति स्थल कहाँ से है? कहाँ से उत्पत्ति हुई? तो देखो यहाँ से जो है ना राजस्थान आ जाता है। ये इधर राजस्थान है। मैं मध्य प्रदेश का मैप अगर गड़बड़ कर रहा है तो मैं फिर से एक बार बना दूं कि भैया ये जो मध्य प्रदेश है, ये जो मध्य प्रदेश है, ये प्यारा हमारा मध्य प्रदेश है ना। मध्य प्रदेश गान किसने गाया था? आप लोग कमेंट करके बता देना मुझे, है ना। और कब गाया था वो मैं बता देता हूँ। 2010 में मध्य प्रदेश गान गाया गया था। किसने गाया था? श्रीनिवास नाम के कोई व्यक्ति, पूरा नाम आप कमेंट करके बताना। तो यहाँ पर शाहबाद के जंगल हैं। कौन सी जंगल है? शाहबाद के जंगल हैं। और शाहबाद के जो जंगल हैं ये कोटा जिले में पड़ते हैं और कोटा जिला राजस्थान में पड़ता है। तो इस जनजाति की जो उत्पत्ति है वो शाहबाद जिले, कोटा राजस्थान से हुई। ये अपने दिमाग में सेट कर लो भाई, है ना। और शाहबाद के जंगलों में इस जनजाति की शुरुआत होती है। कोटा राजस्थान की ये प्रमुख जनजाति है और 4% योगदान है टोटल जनजाति में। पांचवा बड़ा, सबसे बड़ा जनजाति है और 6 लाख इसकी कुल जनसंख्या है। मध्य प्रदेश के 6 ऊपरी जिलों, उत्तर के जो 6 जिले हैं
कौन कौन से उत्तर के 6-7 जिले, गुना अशोकनगर जरूर ले लो और ऊपर का पूरा हिस्सा वो रटा हुआ है वो बोल दो। इतने क्षेत्र में ये जनजाति पाई जाती है, ये हमने पढ़ लिया, अपने दिमाग में सेट हो गया। वैसे ये जो पैटर्न पे मैं ये स्लाइड व्लाइड पे पढ़ाता हूँ मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगता, मुझे तो फील आता है जब मैं अपने हाथ से लिखा हुआ पढ़ाता हूँ, तो वही निकाल लूं, मैं निकाल लेता हूँ क्योंकि मुझे चेन उसी में आएगा। मैंने पीपीटी वीपीटी बना रखी है लेकिन मुझे पीपीटी में पढ़ाने में मजा बिल्कुल नहीं आता, मैं तो अपने हाथ से जो लिखा हुआ है वो पढ़ाऊंगा और वो मजेदार होगा। ये सहरिया मैंने अपने हाथ से लिखा, और सहरिया का जो लिखा हुआ है या सहरिया जनजाति जो है वो मध्य प्रदेश की 5वीं सबसे बड़ी जनजाति है। कुल जनसंख्या इसकी 2011 के अनुसार 6 लाख है। जनजाति प्रतिशत 4% है। ये एक छोटा सा मैप बना लिया अपन ने, मैप में आपको ये यहाँ दिख रहा है कोटा शाहबाद जहाँ की इसका उत्पत्ति स्थल है, और ये मध्य प्रदेश के गुना, अशोकनगर, विदिशा, और फिर इधर ऊपर के तो बिना रटे सारे जिले ले लो, इन जिलों में ये पाई जाती है। इसका मूल निवास स्थान रटा गया, मुख्य रूप से मध्य भारत और उत्तरी पश्चिमी या उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश में पाई जाती है। देखो उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश इसमें ये पाई जाती है, ये हमें याद रखना है, ये रटा गया। अब इसके बारे में थोड़ा सा और बात करते हैं कि इसका पूर्व में नाम क्या था, सवर, सौरा, सौरा, सहरा और सोसिया। क्या नाम था इसका, सवर, सौरा, सौरा, सहरा और सोसिया। ये आपके दिमाग में कोई रटने का पॉइंट नहीं है भाई। सवर सहरिया से मिलता जुलता है, सवर उसी से मिलता है, सौरा, सहरा, सोसिया, ये सब इनके उपनाम है या पुराने नाम है, पहले के जमाने में इन्हें इन नामों से पुकारा जाता था। अब ये प्रश्न यहां से बनता है, इनके क्षेत्रीय नाम, क्षेत्रीय नाम के किस क्षेत्र में इन्हें क्या कहा जाता है, तो देखो मध्य में शहर होता है तो मध्य भारत में इन्हें सहरिया कहा जाता है, गुना क्षेत्र में इन्हें राउत कहा जाता है, विंध्य क्षेत्र में इन्हें सोसिया कहा जाता है, और शिवपुरी में इन्हें खुटिया पटेल कहा जाता है। ये 4 नाम आप रट करके रख लो। मैं पिछली बार जो पढ़ाया था उसका अपडेट वर्जन पढ़ा रहा हूँ, नोट्स नए बनाना चाहो तो बना लो, नहीं बनाना है तो पुराने वाले को अपडेट कर लो। मैं इतना अपडेट कराऊंगा कि पुराने वाले नोट्स में गिपिड़ सिपिड़ हो जाएगा, इसलिए कोशिश करना कि अगर नया बना सकते हो तो नया ही बना लिया जाए। तो भैया मध्य भारत क्षेत्र में इन्हें सहरिया कहा जाता है, गुना में इन्हें राउत कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गुना, है ना, गुना में इन्हें राउत कहा जाता है, विंध्य क्षेत्र में इन्हें सोसिया और शिवपुरी में खुटिया पटेल। अब देखो जब इनको राउत कहते हैं तो ये गौरव महसूस करते हैं कि हाँ यार बहुत अच्छा, हमको कुछ अच्छा कहा जा रहा है, सेठ जी कह दिया है ना। और जब हम इनको खुटिया पटेल कहते हैं तो इनके आंखों में विशेष चमक आ जाती है। 2 पॉइंट रट करके अपने दिमाग में सेट कर लो कि जब इन्हें गुना क्षेत्र में रावत कहा जाता है, क्या कहा जाता है, देखो रावत मत बोलना है ना, रावत जो है वो अलग पिक्चर हो जाएगी, राउत बोलना है वो अलग बात है कि हम हिंदी भाषा का अपभ्रंश उपयोग करते हैं इसलिए राउत को रावत कर देते हैं। रावत हो सकता है मैंने भी पिछली बार रावत ही बोला हो, तो रावत भी बोला जाता है, वो बोलचाल की भाषा में है। मूल रूप से जो है वो इन्हें राउत कहा जाता है, और राउत इन्हें कहाँ कहा जाता है, गुना में कहा जाता है ना। याद रहेगा ये पॉइंट कि गुना में इन्हें राउत कहा जाता है और शिवपुरी में इन्हें खुटिया पटेल कहा जाता है। खुटिया पटेल जो है वो किसे कहा जाता है, सहरियाओं को कहा जाता है। ऐसा सुनने पर ये जब अपने लिए खुटिया पटेल सुनते हैं तो इनकी आंखों में विशेष चमक आ जाती है। अब और आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं भाई। अगला पॉइंट जो है हमें याद रहे, इनके बारे में उत्पत्ति से संबंधित जो प्रावधान है या जो बातें हमने अपने दिमाग में सेट करनी है वो मैं बताता हूं। इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, तो एक इतिहासकार हुए जिनका नाम कर्णिघ्न था। क्या नाम था, कर्णिघ्न। इतिहासकार कर्णिघ्न कहते हैं कि सहरिया जो शब्द है वो सीथियन भाषा का शब्द है। क्या है, सहरिया जो है वो सीथियन भाषा के अर्थ में प्रयोग किया जाने वाला शब्द है जिसका अर्थ होता है कुल्हाड़ी। तो उस जमाने में मतलब इतिहास में ऐसे लोग जो अपने साथ कुल्हाड़ी लेकर के चलते थे उन्हें सहरिया कहा जाता था। अर्थात जो कुल्हाड़ी लेकर चलता हो
उसे सहरिया कहा गया। और इसलिए जंगल में रहने वाली एक विशेष जनजाति जो कुल्हाड़ी को अपना मूल अस्त्र मान करके चलती थी, वो सहरिया या सौरा कहलाई। इस प्रकार से आपको नाम याद रखना है कि कर्निघन नाम के इतिहासकार ने कुल्हाड़ी से इनका जो है संबंध जोड़ते हुए इनकी उत्पत्ति का वर्णन किया है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि भीलों का मूल अस्त्र शस्त्र कौन सा है, वो हम कहेंगे धनुष। ऐसे ही यहाँ जब इतिहास सहरिया के बारे में पूछा जाएगा तो आपको याद रखना है कुल्हाड़ी। श्री राम स्वरूप जोशी, ये कौन व्यक्ति है? एक लेखक है। जब राजस्थान में, देखो ये जो जनजाति है राजस्थान के मूल निवासी मानी जाती है, तो राम स्वरूप जोशी ने राजस्थान दिवस के दिन एक किताब लिखी, या एक उनकी एक किताब का विमोचन हुआ उस दिन, जिसका नाम था सहरियाओं का नया जीवन। क्या नाम लिखा? किताब का नाम है सहरियाओं का नया जीवन। ये रटनी पड़ेगी हमको टेबल बनाकर। इस सहरियाओं का नया जीवन किसने लिखी? तो इस बुक के लेखक है राम स्वरूप जोशी। राजस्थान दिवस के दिन इस बुक का उद्घाटन किया गया, इसका जो शुरुआत है वो हुआ। और उस बुक में उन्होंने लिखा कि सहरियाओं की उत्पत्ति जो है वो मुगल काल में हुई। कहाँ हुई? मुगल काल में। और इनका नाम भी मुगल काल में ही नाम पड़ा इनका। मुगलों की जो भाषा थी वो फारसी भाषा थी। कौन सी भाषा थी? मुगल फारसी भाषा बोलते थे। और इस फारसी भाषा में ये जो शब्द है हमारा सहरा या सहरिया, उसमें फारसी भाषा में सहर कहते हैं जंगल को। तो सहर या सहर से संबंधित जो शब्द है वो फारसी में जंगल के लिए उपयोग होता है। तो जंगल में रहने वालों को सहरिया कह दिया गया। देखो सहरा शब्द मतलब जंगल, फारसी में शहरा मतलब जंगल होता है। तो जंगल में रहने वाला सहरिया हो गया। जंगल में रहने वाला, शहर में रहने वाला सहरिया। शहर माने फारसी भाषा का जंगल, तो इस कारण से इनका सहरिया नाम पड़ा। आईने अकबरी नाम का एक किताब है, उसमें इनका वर्णन जो है वो स्पेशली मिलता है। और ये एग्जाम में पूछा जाने वाला एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, स्टार लगा ले जैसा, कि किस किताब में सहरियाओं का वर्णन मिलता है। तो मुगल काल में इनकी एक किताब लिखी गई आईने अकबरी, उसमें इनका बखूबी सामाजिक आर्थिक व्यवस्था का वर्णन है और इनको सेना में शामिल किया गया, ये भी वर्णन है। ऐत्रेयी ब्राह्मण, जो कि हिंदू धर्म का एक बहुत पवित्र ग्रंथ माना जाता है, उसमें सहरियाओं को विश्वामित्र का वंशज बताया गया। किसका वंशज बताया गया? विश्वामित्र का वंशज। अभी आगे इस पर हम थोड़ी सी डीप में चर्चा करेंगे। जब वाल्मीकि मेले की बात करेंगे तो वाल्मीकि और विश्वामित्र में क्या संबंध है वो भी देख लेंगे। आगे हमने एक लेखक का नाम लेना है, रसेल और हीरालाल। उन्होंने एक किताब लिखी, द ट्राइबल एंड कास्ट ऑफ सेंट्रल इंडिया। इस किताब में इनका नाम जो है उन्होंने सौरा या सौरा कहा कि ये सहरिया नहीं है, ये सौरा या सौरा है, जो बाद में घिस घिस कर सहरिया बन गए हैं। ये वर्णन कौन करते हैं? रसेल और हीरालाल करते हैं। टीबी नायक की बुक है द सहरिया। द सहरिया में 800 ईसा पूर्व इनका जन्म हो चुका था, ऐसी बातों का वर्णन किया गया है टीबी नायक द्वारा। टीबी नाइक नाम है इनका, नायक नहीं है, नाइक मत करना, नाइक ई इमली वाला है। आगे बढ़ते हैं। सहरिया जो है वो खुद को क्या मानते हैं? तो खुद को वाल्मीकि का वंशज मानते हैं। वाल्मीकि जबकि स्वयं भील जनजाति के थे, मतलब वाल्मीकि जो रामायण जिन्होंने लिखी वो भील जनजाति के हैं और वाल्मीकि के वंशज कहलाते हैं सहरिया। इसलिए ये भीलों को अपना बड़ा भाई या अपना सहोदर स्वीकार करते हैं। भीलों को अपना सहोदर या बड़ा भाई मानते हैं। वाल्मीकि को सहरिया अपना पितृ पुरुष मानते हैं। ये कुछ छोटी छोटी सी बातें जो आपके सामने मैं रख रहा हूँ, ये बहुत अच्छी है, याद रख लेना एक एक बात। इनकी उत्पत्ति से रिलेटेड मैंने 7 बातें आपके सामने रखी, एक छोटा सा पीडीएफ नोट्स जो इस क्लास के साथ आपको दिया जा रहा है, मैं कहीं लेकर नहीं जा रहा हूँ। ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो पीपीटी फॉर्मेट में भी, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन फॉर्मेट में भी और हाथ से लिखे हुए नोट्स के रूप में भी, दोनों रूपों में आपके सामने रख रहा हूँ। जो आपको अच्छा लगे वो आप यूज करना और इसे तैयार करना। फिर अगले पॉइंट पे चलते हैं, अगले वाले हिस्से पर सहरिया जनजाति का वर्गीकरण पढ़ते हैं। सहरिया का वर्गीकरण, तो सहरिया का जो वर्गीकरण है वो क्या है? सहरिया का
वर्गीकरण। देखो सहरिया जनजाति जो है वो द्रविड़ समूह की कोलारियन परिवार की जनजाति है। कौन सी? द्रविड़ समूह की कोलारियन परिवार की जनजाति है। सहरिया समाज गोत्र पर आधारित है और ये गोत को गोत कहते हैं, बेक कहते हैं। गोत्र को ये लोग क्या कहते हैं? बेक या गोत कहते हैं। गोत, गोत्र हम कहते हैं, हिंदी भाषा में गोत्र कहा जाता है। सहरिया इसे गोत कहते हैं या इसे बेक कहते हैं, है ना। और ये अपने गोत के लोगों को भाई बंदी कहते हैं। क्या कहते हैं? भाई बंदी। इनका वर्गीकरण गोत्र के आधार पर किया जा सकता है, अनेक लोगों ने किया। जैसे रसेल और हीरालाल ने सहरियाओं को दो भागों में बांटा, उत्तरी सौरे और उड़िया के सौरे। दो भागों में इन्होंने बांटा, उत्तरी सौरे और उड़िया के सौरे। उड़िया मतलब, अब देखो यहां समझना है ना, इन्होंने क्या किया है, ये भारत का मैप है और इन्होंने क्या किया कि ये जो सहरिया जनजाति है वो यहाँ पाई जाती है और यहाँ पाई जाती है। तो यहाँ वाले को इन्होंने उत्तरी सवरे कह दिया और यहाँ उड़ीसा के आसपास के क्षेत्र में, जगन्नाथपुरी के आसपास वाले क्षेत्र में पाए जाने वाले सहरिया जनजाति के लोगों को इन्होंने उड़िया सवरे कहा। थोड़ा कॉन्सेप्ट भी, अपना दिमाग भी लगाना है इसमें। उन्होंने फिर से कहा कि उड़िया के जो सवरे हैं उनकी दो शाखाएं हैं। एक है जोटिया, जो मृतकों को जोट अर्थात नदी के किनारे जलाना पसंद करते हैं, वो जोटिया। और दूसरे खूटिया, जो मृतक को किसी वृक्ष के पास में जलाना पसंद करते हैं। वृक्ष माने खूट, खूटा, तो खूटे के पास में जलाने वाले खूटिया कहलाते हैं। तो दो पॉइंट अपने दिमाग में रख लो कि सहरिया को रसेल और हीरालाल ने वो जहां जहां रहते थे उस हिसाब से दो भागों में बांटा। यहाँ रहने वाले सहरियाओं को उत्तरी सौरे और यहाँ नीचे रहने वाले उड़ीसा के आसपास के क्षेत्र में रहने वाले लोगों को उड़िया सौरे कहा। ये उत्तर भारत है इसलिए उत्तरी सौरे, और ये उड़ीसा है इसलिए उड़ीसी सौरे या ओडिया सौरे कहा, है ना। ये अपने दिमाग में सेट हो गया। फिर ओडिया सौरे को दो भागों में बांटा, जोटिया और खूटिया। जो नदी के किनारे जोट के, जोट मतलब नदी का किनारा, तो नदी के किनारे जो जलाते हैं लोगों को मरने के बाद, वो जोटिया सवरे। और जो पेड़ के, पेड़ माने खूटा, पेड़ के तने को खूटा कहा जाता है, तो खूटे के किनारे जो जलाते हैं वो खूटिया सवरे कहलाते हैं। गोत्र के आधार पर ये खुद तीन भागों में अपने आप को बांटते हैं, लड़िया, उड़िया और कालीपीठ। याद रखना, लड़िया, उड़िया और कालीपीठ। कौन कौन से नाम है? लड़िया, उड़िया और कालीपीठ। देखो, लड़िया मतलब जो उच्च स्थिति वाले सवरे हैं, उड़िया मतलब जो निचले हैं, मतलब जो कमजोर हैं, जो गरीब हैं, और कालीपीठ, कालीपीठ जो जगन्नाथपुरी में जो रथ यात्रा निकलती है, तो जो रथ खींचने के लिए अपनी पीठ पर रस्सी को ऐसी पीठ से खींचते हैं, वो कालीपीठ कहलाते हैं। याद रखना, भगवान विष्णु का एक अवतार जगन्नाथ भगवान है और जगन्नाथ की, भारत की सबसे बड़ी यात्रा जगन्नाथपुरी में तीन रथों को एक साथ में लेकर निकलती है और वो रथ यात्रा बहुत विशेष पूरे भारत के लिए होती है। और रथ खींचने वाले जो लोग होते हैं वो सहरिया जनजाति के लोग होते हैं। उस रथ के बड़े से रस्से को खींचने वाले लोग कालीपीठ सहरिया कहलाते हैं। याद रखना, सहरिया अपने गोत्र के लोगों को सगोती या भाई बंदी कहते हैं। ये मैं बता चुका हूं आप लोगों को। बहुत सरल सरल सी कुछ छोटी छोटी सी बातें मैंने आपको सहरिया के बारे में बताई, और आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं इनके वास्तविक रूप से निवास स्थल की। आप लोगों को ये दिखाई दे रहा होगा, मैंने अपने हाथ से एक प्यारा सा नोट्स बनाया है। थोड़ी सी इज्जत कर लेना बस इस नोट्स की। इसको शांति से अगर 2-3 बार रीड कर लिया, रट लिया, तो याद हो जाएगा। सहरिया जहां पर रहते हैं उसे सहराना कहते हैं। सहरियाओं के निवास को सहराना कहते हैं, ये याद रखना। टटिया क्या है? टटिया, सहरिया घास फूस लकड़ी से जो घर बनाते हैं, जो ऐसा घर बनाते हैं ना, वो उस घर को वो कहते हैं टटिया। क्या कहते हैं? घर को कहते हैं टटिया। टटिया मतलब टपरी, क्योंकि टपरी जैसा घर बनाकर रहते हैं। तो घास फूस लकड़ी बांस गेरू मिट्टी से बनी हुई झोपड़ी को टटिया कहते हैं और टटिया इनका घर होता है।
सहराना इनका क्षेत्र होता है जहां बहुत सारी टटियां बनी हुई हो। पेई, उस घर में मिट्टी की अनाज रखने की एक कोठी होती है जिसे पेई कहा जाता है। क्या होता है? घर में अनाज भरने के लिए कोठी बनाते हैं मिट्टी की, उसे पेई कहते हैं। इनके मकान जो होते हैं वो यू आकार के होते हैं। कैसे होते हैं? ये ऐसा एक मकान यहां बना दिया, फिर ऐसा एक मकान यहां बनाया, ऐसे एक मकान यहां बनाया, फिर ऐसे एक मकान यहां बनाया। माने एक तरफ से खुला रखेंगे और बाकी तीन तरफ से उसे क्लोज कर लेंगे, तो ये जो है वो यू आकार ले लेगा। याद रखना, यू आकार की इनके घरों की जो बनावट होती है, तो यू आकार की बनावट में ये लोग रहते हैं। एक तरफ से खुला रखेंगे और तीन तरफ से वो बंद रहेगा। याद रखना, बंगला क्या होता है? इनके घरों में मेहमानों के लिए, सहरियाओं के इस यू आकार के घर में बीच में खाली स्थान छोड़ दिया जाता है, जिसे चौक कहते हैं। क्या कहते हैं? ये जो यू आकार होगा इसमें ये जो खाली स्थान है इसे चौक कहेंगे। लेकिन यहाँ एक घर विशेष रूप से बनाया जाएगा जो कि बंगला कहलाएगा, और वो सार्वजनिक रूप से यूज करने वाला मेहमानों का घर है। मेहमानों के लिए सार्वजनिक घर बंगला कहलाता है। ये लोग क्योंकि जंगल में ज्यादा रहते हैं, तो जो पेड़ होता है, पेड़ के ऊपर ये अस्थाई घर बना करके, टपरी बना करके भी रहते हैं। और इस अस्थाई घर को टोपा कहते हैं। क्या कहते हैं? टोपा। इसका एक और नाम है करुआ। क्या नाम है? करुआ या टोपा। यहां मैं शब्द की एक भी मिस्टेक ना हो इसका प्रयास कर रहा हूं कि आपका एक भी शब्द मिस्टेकफुल ना हो, सारे शब्द आपके व्यवस्थित लिखे जाएं। इसलिए स्वयं अपने हाथ से लिखकर आपके सामने प्रेजेंटेशन दे रहा हूं ताकि एक भी प्रश्न गलती से भी गलत ना हो। तो इनके घरों को हम टोपा कहते हैं। ऐसे घर जो कि अस्थायी रूप के होते हैं, पेड़ के ऊपर बनाए जाते हैं, टोपा कहलाते हैं। जो वास्तविक इनके घर होते हैं उनको टटिया कहते हैं। घर के अंदर अनाज भरने के लिए पेई बनाते हैं। मकान जो होते हैं वो यू आकार के होते हैं और उसके बीच की जगह को, यहाँ जो खाली स्थान होता है उसे चौक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चौक। ये याद रखना। अगले पॉइंट पे आते हैं, खान पान की बात कर लो। सहरियाओं के खान पान में पौष्टिक तत्व नहीं होते, इसलिए कुपोषण की समस्या इनमें अत्यधिक पाई जाती है। कुछ लोगों को रंगीन पसंद होता है, तो मैंने इसका पीबीडीएफ और पीपीटी दोनों बनाया हुआ है। पीपीटी साथ में संलग्न है, आप लोग वहां से पढ़ लेना। इसलिए भारत का इथियोपिया श्योपुर को कहा जाता है, और श्योपुर जो है वो इस जनजाति का केंद्र है। लेकिन याद रखना, सहरिया की सबसे ज्यादा जनसंख्या जो है वो शिवपुरी में है। कहां पर है? शिवपुरी में है। याद रखना, शिवपुरी में इनकी सबसे ज्यादा जनसंख्या पाई जाती है, और शिवपुर में इनको कुपोषण के कारण भारत का इथियोपिया जो है उसे कहा जाता है। बहुत सारे लोग ज्वार की रोटी खाना पसंद करते हैं और कड़ी चाव से पीते हैं। जब विवाह या कोई खुशी का अवसर होता है तो बेसन बाटी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? बेसन बाटी खाना पसंद करते हैं। तो बेसन बाटी बनाना किस जनजाति में मुख्य परंपरा है? सहरिया जनजाति में। ज्वार की कड़ी और ज्वार की रोटी और कड़ी साथ में चाव से खाते हैं। बहुत मजा आता है इनको ये खाने में। जैसे मुझे दाल बाटी खाने में मजा आता है, इनको बेसन बाटी खाने में मजा आता है। चलो यहाँ आ जाओ, वस्त्र और आभूषण की बात करते हैं। सहरियाओं में राजस्थानी वेशभूषा का बहुत ज्यादा बड़ा प्रभाव है। सहरिया मूल रूप से कोटा शाहबाद के जंगलों की रहने वाली जनजाति है जो राजस्थान में पड़ता है। और राजस्थानी वेशभूषा मतलब लहंगा चुन्नी, उनका थोड़ा सा ज्यादा प्रचलन में है। तो याद रखना, पुरुष जो है वो धोती और कमीज पहनता है, स्त्रियां लहंगा घाघरा, ये दोनों लहंगा और घाघरा बड़े कॉमन है। लुगड़ा, पेटिया और सलूका, ये सलूका याद रखना स्पेशल कमीज होती है जो सलूका कहलाती है। बस इनमें से एक ही पॉइंट याद रखने का था, सलूका, बाकी तो कॉमन है, बाकी सब याद होता है। ये जो आभूषण है वो मैं आपको बता रहा हूँ, वहां से प्रश्न आने की संभावना है। अभी तक मैंने कहीं नहीं बोला कि यहाँ से प्रश्न आने की संभावना है। पुरुष जो है कान में एक छोटा सा यहाँ छेकली पहनते हैं। क्या करते हैं? छेद करवा के छेकली पहनते हैं। तो याद रखना, छेकली को छेल कड़ी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? छेल कड़ी। याद रखना, कान में पुरुष छेल कड़ी पहनते हैं, उंगली में बीठी पहनते हैं, ये जैसे मैंने पहन रखी है सेम बीठी होती है, और कमर में
सुतवा, कनकती ये पहना जाता है। महिलाएं क्या पहनती हैं? यहाँ एक बात बहुत स्पेशली बता दूं कि सिक्कों से बनी हुई मालाएं पहनते हैं। सिक्कों से बनी माला किस जनजाति में प्रचलन में है तो उसे बजट्टी कहा जाता है और वो सहरिया जनजाति की महिलाओं द्वारा पहनी जाती है। रुपयों की माला कहते हैं इसे, बजट्टी कहलाती है। सिर पर राखड़ी पहनती हैं और कमर में छांगल पहनती है। ये 3 नाम बस आप याद रख लो। मुझे पता है थोड़ा सा टफ हो गया कि ये क्या बता रहे हो सर, हमें समझ ही नहीं आ रहा है। देखो अंगूठी को मालवा क्षेत्र में भी बिट्टी कहा जाता है तो ये हटा देते हैं यहाँ पर। फिर आया छेलकड़ी, छेलकड़ी पहना दो कान में क्या पहना दो? छेलकड़ी। कड़ी पहनती है ना लड़कियां, कड़ी तो गोल गोल जो होती है उसे कड़ी कहते हैं, तो ये लड़का पहन रहा है इसलिए छेलकड़ी हो जाएगी। क्लियर? कमर में ये सुतवा बांधते हैं, सुतवा कनकती पहना जाती है, जिन कुछ लोग पहनते हैं, आजकल नहीं पहनना चाहता ज्यादातर। महिलाओं के ये अभी भी बहुत खास है आभूषण और पहने जाते हैं। इनका नाम याद रखना, बजट्टी याद रखना, रुपयों से बनी हुई माला, राखड़ी सिर पर पहनी जाती है और छांगल जो है वो कमर में पहनी जाती है। बस ये 3 याद रख लो, ढेर सारी बता के मैं कंफ्यूज नहीं करूंगा आप लोगों को। अगले पॉइंट पर आ जाते हैं। इनकी जो पंचायत व्यवस्था है वो बहुत खास है और पढ़नी है हमें, एक एक शब्द यहाँ से हमारे काम का है। पंचायत व्यवस्था जो है, जैसे हमने अभी 3 स्तरीय पंचायत जो है व्यवस्था बनाई हुई है, वैसे ही त्रिस्तरीय पंचायत जो है वो यहाँ भी पाई जाती है। थोड़ा सा रंगीन निकाल देता हूं मैं, मजा आएगा आपको, रंगीन वाला भी पढ़ते चलो। ऐसा नहीं है कि मैंने रंगीन नहीं बनाया है, बनाया तो रंगीन भी है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको मूल जो मैंने लिखा है वो पढ़ाया जाए, वो आपके दिमाग में डाला जाए, ताकि आप जब बाद में भी पढ़ें तो आपके दिमाग में कुछ ऐसा ना हो जो मैं अपने मन से मैंने नहीं पढ़ाया हो, मैंने अपने दिमाग में आपके दिमाग में उसे सेट नहीं किया हो। मैं इसका थोड़ा सा रंगीन प्रेजेंटेशन आपके सामने रख देता हूँ। ये जो पंचायती व्यवस्था इन लोगों में पाई जाती है, किसमें? सहरियाओं में, उसे त्रिस्तरीय पंचायत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 3 स्तर की पंचायत माना जाता है। 3 स्तरीय पंचायत जो है इनमें पाई जाती है। याद रखना है, सहराना कहते हैं। क्या कहते हैं? सहराना। तो वहां 5 लोग मिलकर एक पंचायत बनाते हैं जिसे पंचताई पंचायत कहते हैं। क्या कहते हैं? पंचताई पंचायत। तो ये एक सहराना में होती है, याद रखना, एक सहराना में कौन सी पंचायत होती है? पंचताई पंचायत। फिर 11 गांव मिलकर, 11 सहराना मिलकर के एक पंचायत बनाते हैं जिसे एक दशिया पंचायत कहा जाता है। और 84 गांव मिलकर के, 84 सहराना मिलकर के 84 पंचायत बनाते हैं। ये 3 प्रकार की पंचायत व्यवस्था यहाँ पाई जाती है। कौन कौन सी पंचायत है? पहली पंचताई पंचायत। कौन सी पंचायत? थोड़ा बड़ा लिख देता हूं मैं, इसको ही बड़ा कर देता हूं मैं। तो पहला याद रखना, पचताई पंचायत। कौन सी? पचताई पंचायत। ये एक सहराना की पंचायत होती है जिसमें 5 पंच होते हैं, इसलिए पचताई कहा जाता है। एक दशिया, 11 गांव अर्थात 11 सहराना की मिलकर एक पंचायत बनती है जिसे एक दशिया पंचायत कहते हैं। और चौरसिया पंचायत जो है वो 84 गांवों को मिला करके बनाई जाती है और ये सहरियाओं की सबसे बड़ी पंचायत होती है। सहरियाओं की जो चौरसिया पंचायत है, याद रखना, चौरसिया पंचायत, चौरसिया पंचायत ही निर्णय लेती है कि किस प्रकार के नियम इस जनजाति में पालन किए जाएंगे। नियम बनाने, यहाँ से सारा काम, जैसे हमारे भारत में जिला पंचायत, जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत वाला सेगमेंट है ना, यहाँ पर त्रिस्तरीय पचताई पंचायत, एक दशिया पंचायत और चौरसिया पंचायत, इस प्रकार की 3 पंचायतों का प्रावधान है, व्यवस्था है, और बहुत अच्छे से रट करके रखो इसे। अब ये जो एक पंचायत होती है उसमें प्रमुख अधिकारी कौन कौन होते हैं वो आप याद रख लो। सबसे पहले पटेल साहब होते हैं जो कि सहराना के प्रमुख होते हैं। सहराना के प्रमुख को क्या कहते हैं? हम पटेल कहते हैं। तो सहराना के प्रमुख को हम पटेल कहते हैं। कोटवार जो चौकीदार होता है प्रशासनिक प्रमुख कहलाता है। बरई या तरई जो है वो संदेश वाहक होता है और ये डोंडी पीट करके सबको बुलाता है, एक ढोल टांग लेता है यहाँ पर और ऐसे डम 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 सबको बुलाने का काम करता है। भोपा जो है वो तंत्र मंत्र झाड़ फूक करने का काम करता है।
हथनिया और गुनिया जो है वो नाड़ी देख करके लोगों का इलाज करता है। ये 5 लोग हो गए, इनसे मिलकर बनी पंचायत। और उसे कहा हमने पचताई पंचायत। क्या कहा? पचताई पंचायत। तो पचताई पंचायत का प्रमुख जो है वो पटेल कहलाता है। याद रखना, चौरसिया पंचायत जो होती है, चौरसिया पंचायत जो है उसका प्रमुख प्रधान कहलाता है। याद रखना, प्रधान एक जनजाति है, लेकिन यहाँ हम प्रधान पढ़ रहे हैं, प्रधान, प्रधान नहीं, ये वाला प्र नहीं, ये प्रधान मत याद रखना। प्रधान तो वो उस जो एक वेब सीरीज आई थी उसमें प्रधान जी, जो प्रधान जी वाला प्रधान जी है वो आपको याद रखना है। तो ये प्रधान जी जो है वो आपको विशेष रूप से याद रहे, ये आपके दिमाग में सेट हो। अब हम फिर से अपने हैंड रिटन वाले फॉर्मेशन पर आ जाते हैं, मुझे उसी में मजा आता है। ये वाला जो है मेरे को थोड़ा सा कम जमता है, तो मैं उस वाले पैटर्न पे ही पढ़ाऊंगा। तो पंचायत व्यवस्था जो है वो हमने पढ़ी कि भाई सहरिया जनजाति में 3 स्तरीय पंचायत, पचताई पंचायत, एक दशिया पंचायत और चौरसिया पंचायत पाई जाती है। और पंचायत में प्रमुख लोग ये होते हैं, पंचायत के प्रत्येक वयस्क पुरुष को पंचायत में भाग लेने का अधिकार होता है। हर एक वयस्क पुरुष पंचायत में भाग लेता है और उसकी कार्रवाई का हिस्सा बनता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, जन्म परंपराएं। जन्म से संबंधित कुछ परंपराएं पाई जाती हैं। सहरिया जनजाति में 7 माह में गर्भधारण या माह के 7वें गर्भधारण में गर्भधारण की रस्में निभाई जाती है। मतलब जब व्यक्ति 7 माह का गर्भधारण कर लेता है तो कुछ रस्में होती हैं, उनका शुरुआत होता है। तो सहरिया जनजाति में 7 माह में गर्भधारण की रस्में जो हैं वो निभाई जाती हैं। और इस रस्म को जो कि 7 माह में निभाई जाती है, इसे घोसी कहा जाता है। याद रखना, बस एक शब्द है। यहाँ पर लड़की के जन्म को शुभ माना जाता है और जन्म के पश्चात गेलहरी माता को मुर्गे की बलि चढ़ाई जाती है। 3 बातें हमने जन्म से संबंधित कर ली कि जब भी किसी बच्चे का 7 माह का गर्भधारण हो जाएगा, किसी महिला ने 7 माह पूरे कर लिए हो गर्भधारण के, तो धोसी नाम की एक परंपरा का पालन किया जाता है, पूजा पाठ होता है। जब लड़की का जन्म होता है तो उसे शुभ माना जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, किस जनजाति में लड़की के जन्म को शुभ माना जाता है? सहरिया जनजाति में लड़की के जन्म को शुभ माना जाता है। फिर जन्म के पश्चात गेलहरी माता, देखो हमारे यहाँ गिलहरी होती है, तो यहाँ गेलहरी माता है। गिलहरी का ही थोड़ा सा अपवर्जित रूप है, ये गे हो गया। गेलहरी माता को मुर्गे की बलि चढ़ाई जाती है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि गेलहरी माता की पूजा कौन सी जनजाति करती है? तो सहरिया जनजाति जो है वो गेलहरी माता को बकरे की बलि, सॉरी उसकी मुर्गे की बलि चढ़ाती है। अब विवाह परंपराएं कौन कौन सी पाई जाती है इस जनजाति में, एक बार ये देख लेते हैं। सहरिया युवक युवती में विवाह के लिए स्वतंत्रता दी गई है, या युवक युवती दोनों को ही विवाह में स्वतंत्रता दी जाती है कि आप स्वतंत्र हो भैया अपनी मर्जी से विवाह करने के लिए। अब मर्जी से स्वतंत्र है विवाह करने के लिए तो कैसे करेंगे? तो राजस्थान के सीताबर्डी, राजस्थान में सीता माता का एक मंदिर है, इसलिए उसे सीताबर्डी कह रहे हैं। और सीता माता का जहां मंदिर है वहीं वाल्मीकि का आश्रम है। वाल्मीकि आश्रम, क्योंकि वाल्मीकि को ये अपना पितृ पुरुष मानते हैं, तो वाल्मीकि के आश्रम में हर साल पति के बड़े भाई को कहते हैं जेठ, तो जेठ माह में, कौन से माह में? जेठ माह में, ज्येष्ठ माह, बड़े माह में, बड़े महीने में, हर साल बड़े महीने में अमावस्या को एक 10 दिन का मेला लगता है। अमावस्या के दिन हम पूजनी, वर पूजनी अमावस्या को 10 दिन का एक वाल्मीकि मेला लगता है। याद रखना, वाल्मीकि मेले को सहरियाओं का क्या कहा जाता है? कुंभ कहा जाता है। उसका आयोजन किया जाता है। यहाँ सहरिया जनजाति के युवक युवती अपनी पसंद के अनुसार 2-3 परंपराएं हैं। कैसी परंपराएं? या तो पान खिलाना, गुलाल लगाना, बीड़ी का बंडल फेंकना या रुमाल फेंकना, इस तरह की परंपराएं पाई जाती हैं। वो इशारा करते हैं और दूसरा वाला व्यक्ति एक्सेप्ट कर ले तो दोनों में रिश्ता पक्का माना जाता है। और फिर जो चौरसिया पंचायत है वहां इनका विवाह कर दिया जाता है। बड़ा सिंपल सा पॉइंट है, याद रखना। सहरियाओं में
विवाह के लिए बाल विवाह की परंपरा नहीं है, या वय संधि होने पर ही शादी होगी, ये रूल है। बाल विवाह नहीं करते मतलब ये लोग। सहरियाओं में विवाह टूटता नहीं है, विवाह को एक अटूट रिश्ता माना जाता है। ये माना जाता है कि विवाह के लिए अगर हमने रिश्ता पक्का कर दिया तो समझो कि फिर पक्का कर दिया। अब अगर लड़की ने क्या सबको क्लास फिर से दिखाई देने लगी है व्यवस्थित रूप से? सत्यम, बाकी सब लोग मुझे एक बार कंफर्म करें कि क्या बाकी सब लोगों को भी क्लास प्रॉपर दिखाई दे रही है। अगर क्लास प्रॉपर दिखाई दे रही है तो मैं क्लास को कंटिन्यू करता हूँ। शायद थोड़ी सी क्लास ज्यादा लंबी हो गई है, इस कारण से कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। क्या मेरी आवाज आप सब लोगों को प्रॉपर सुनाई दे रही है? हम बात कर रहे थे विवाह के प्रकार पर। हमने बात कर जो लास्ट में हमारी बात करते करते टूट गई थी वो ये थी कि सहरियाओं में वयः संधि हो जाने के बाद विवाह होता है, मतलब वयस्कता खत्म हो जाने या जब छोटा बच्चा वयस्क की स्टेज को पार कर लेता है तो उसका विवाह किया जाता है। सहरियाओं में विवाह बहुत कठोर बंधन माना जाता है। ये लोग विवाह में एक बार अगर जुबान दे देते हैं तो फिर पक्का जुबान दे देते हैं कि भैया मेरी जो जुबान है वो रहेगी। अगर उसकी लड़की बाद में मना कर दे तो उसके छोटे लड़के से शादी कर दी जाएगी, किसी और रिश्तेदार से शादी कर दी जाएगी, लेकिन शादी जरूर होगी। ऐसा सहरियाओं में नियम होता है। विवाह के कौन कौन से प्रकार होते हैं? कॉमन एक सगाई विवाह होता है। सगाई विवाह क्या होता है? जब किसी की सगाई पहले की जाए और बाद में दोनों लड़कों लड़कियों की शादी की जाए तो उसे सगाई विवाह कहते हैं। लेकिन इसमें एक परंपरा पाई जाती है, जैसे सगाई विवाह करने का जो सिस्टम है वो क्या होता है कि जो समधी है वो 5 पत्ते लेकर आता है पीपल के। किसके पत्ते लाता है? पीपल के 5 पत्ते लाए जाते हैं। पीपल के उन 5 पत्तों को ढाई ढाई करके 2 पॉइंट या ढाई ढाई पत्तों से 2 अलग अलग दोने बनाए जाते हैं। दोने होते हैं ना जिसमें हम खाना खाते हैं, वो वाले दोने बनाए जाते हैं। तो उन दोनों में खाना बनाया जो है दोने बना करके दोनों समधियों को दे दिया जाता है। जो वर पक्ष होता है, लड़के वाला पक्ष होता है, वो उसमें पीपल की गांठ रखता है। पीपल की जो गांठ होती है, पीपल की गांठ माने कि जो हल्दी की गांठ पीपल की गांठ होती है वो रखी जाती है। जबकि लड़की वाले जो है उस दोने में पैसे रखते हैं। तो दोनों एक दूसरे से अगर इन दोनों को बदल लेते हैं तो 25 रुपए नेग देकर 25 रुपए नेग दे करके सगाई पक्की हो जाती है। जो समधी जी होते हैं उन दोनों पर दूध की धार देते हैं। एक परंपरा का पालन किया जाता है जो सगाई विवाह कराने की या रिश्ता जोड़ने की परंपरा है। आपको समझ में आ गई होगी। दोनों अपने दोनों का अदला बदली कर ले तो विवाह हो जाएगा। ये बहुत अच्छे से आप याद रखिएगा। अगले वाले विवाह की परंपरा है, विवाह का जो दूसरा टाइप है उस पर हम चलते हैं। अगला विवाह का टाइप है झगड़ा विवाह। झगड़ा विवाह क्या होता है? झगड़ा विवाह एक परंपरा है सहरियाओं में चलने वाली। यहाँ एक झगड़ा शब्द का मतलब आप समझो। झगड़ा झगड़ा शब्द का मतलब होता है मेरे या किसी एक व्यक्ति द्वारा दी जाने वाला जुर्माना। क्या कहा जाता है इसे? जुर्माना। झगड़ा देना, झगड़ा विवाह क्या होता है? जब एक व्यक्ति और एक उसकी पत्नी दोनों आपस में पहले से विवाह बंधन में बंधे हुए हैं, कोई पति या कोई पत्नी जब किसी लड़के से के साथ भागकर शादी कर लेता है तो उसके जो पुराने पति हैं उसको नया वाला पति जुर्माना पे करता है और उस जुर्माने को कहा जाता है झगड़ा देना। क्या देना? झगड़ा देना। इस प्रकार के विवाह को हम झगड़ा विवाह या झगड़ा विवाह कहते हैं। सहरियाओं में प्रचलित एक विशेष प्रकार का विवाह जिसमें विवाहित स्त्री, कौन? विवाहित स्त्री किसी अन्य पुरुष से भागकर शादी कर लेती है। विवाह हो जाने पर पुराने पति को हर्जाना, जुर्माना देना होता है और वो नया पति देता है। और इस जुर्माने की जो राशि है वो कौन तय करता है? इस जुर्माने की राशि जो पंचायत होती है, जिसे पचताई पंचायत कहते हैं, वो तय करती है। याद रखना। ये होता है झगड़ा विवाह। एक होता है खेका विवाह। खेका विवाह को हम नातरा विवाह कहते हैं, विधवा विवाह भी कहते हैं, नाता विवाह या विधवा विवाह अपनी भाषा में।
इसमें नियम है कि महिलाएं 2 बार 7 फेरे नहीं लेती अपने जीवन में। तो अगर कोई महिला 2 बार 7 फेरे लेगी नहीं, तो उस विधवा का फिर दूसरी बार विवाह कैसे होगा? तो क्या किया जाता है? उस लड़के को परमिशन है कि वो 2 बार 7 फेरे ले सकता है। तो जब कोई लड़का दूसरी ऐसी महिला से शादी करता है जिसका पहले से विवाह हो चुका है या वो विधवा है, तो उसका जो विवाह होगा वो खेका विवाह कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वो खेका विवाह कहलाएगा। खेका जो शब्द है, खेका शब्द का अर्थ होता है, खेका शब्द का अर्थ है डंडा। क्या अर्थ है? डंडा। एक जो खूंटा गाड़ दिया जाता है उसे खेका कहा जाता है। तो जब कोई लड़का किसी लड़की के साथ 7 फेरे ना लेकर किसी लकड़ी के डंडे के साथ 7 फेरे लेता है, खूंटे के साथ 7 फेरे लेता है, तो ऐसे विवाह को खेका विवाह कहा जाता है। अगला विवाह है झार फेरा विवाह। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है झार फेरा विवाह, ये पूछा जाने जैसा है। झार फेरा विवाह क्या है भैया? आपने एक लड़के का एक दूसरी लड़की से रिश्ता तय कर दिया। अब दूसरी लड़की से जब रिश्ता तय हुआ तो बातें फैली कि भैया उसका रिश्ता तो इतने रुपए में तय हुआ, इतने में हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ। अगर कोई तीसरा व्यक्ति उसे प्रलोभन दे दे कि तुम इससे 10,000 मुझसे ज्यादा लो, तुम्हारी लड़की का मुझसे रिश्ता करो, और ये बात भी लीक हो जाए, तो जो पहला व्यक्ति है जिसने रिश्ता तय किया था वो भगा ले जाता है उस लड़की का, अपहरण कर लेता है। क्या कर लेता है? अपहरण कर लेता है। और इसकी परमिशन होती है पंचायत द्वारा कि अगर पहला व्यक्ति जिससे रिश्ता तय हुआ है वो अपहरण करेगा तो उसे अपहरण नहीं मानेंगे, उसे विवाह का एक टाइप मानेंगे, जो कि झार फेरा विवाह होता है। तो झार फेरा विवाह जो है वो एक प्रकार का अपहरण विवाह है, जो अल्टीमेटली रिश्ते के टूट जाने की के पहले ही पहले रिश्तेदार द्वारा कर लिया जाता है। चीठा क्या होता है? चीठा एक शब्द याद रखना, सगाई में लड़के पक्ष के द्वारा लाया गया जो नेग होता है, जिसमें वो कपड़े, हल्दी, कुमकुम, मिठाई, फल आदि लाते हैं, उसे छीटा कहते हैं। गोत्र मिलान, ये क्या पिक्चर है भैया? गोत्र मिलान। देखो, जब सहरिया जनजाति के लड़की किसी ऐसे लड़के से शादी कर ले जो सहरिया नहीं है, तो उस बाहर के लड़के को सहरिया बनाने के लिए गोत्र मिलान की परंपरा की जाती है। उसे एक चारपाई पर लिटा दिया जाता है, उस चारपाई के नीचे एक थाल रखी जाती है, ऊपर से जो पंचायत के कुछ लोग हैं वो भोपा जो है वो दूध की धार उसके ऊपर डालता है, उसकी दूध की धार को जो है वो पत्नी झेलती है और उसे पी लेती है, ग्रहण करती है, और उस व्यक्ति को सोलंकी गोत्र जो है वो प्रदान करते हुए इनके अंदर सहरियाओं में शामिल कर लिया जाता है। अगर वो लड़की ऐसा नहीं करती या वो लड़का ऐसा नहीं करता तो फिर इन्हें समाज से बहिष्कृत कर दिया जाएगा, सहरिया उससे कोई संबंध नहीं रखेंगे। तो यदि सहरिया लड़की किसी सहरिया से बाहर के लड़के से शादी कर ले तो उस लड़के को सहरिया में गोत्र मिलान की परंपरा के तहत गोत्र मिलाना पड़ेगा। खटिया पर लिटाना और सिर पर पानी डालकर उसका गोत्र सोलंकी या चौहान करने की परंपरा गोत्र मिलान परंपरा कहलाती है। बहुत रट करके रखना, ये चीजें पूछी नहीं जाएंगी लेकिन रहेगा याद तो कॉन्फिडेंस है। जब कोई व्यक्ति का विवाह होता है तो विधवा शब्द में से ये ई की मात्रा हटा दो तो वधवा बनेगा। तो वधवा गीत जो है, वधवा या रसिया, ये गीत कब गाए जाते हैं? वधवा या रसिया गीत गाए जाते हैं सहरिया जनजाति में विवाह के समय। कब गाए जाते हैं? विवाह के समय गाए जाने वाले गीत हैं जो वधवा या रसिया के नाम से जाने जाते हैं। जब किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो मौत के समय भी कुछ परंपराएं पालन की जाती है। हमने जन्म परंपराएं देख ली, विवाह देख लिया, मृत्यु परंपराएं देखते हैं कि मृत्यु के समय भी कुछ परंपराएं जो हैं वो की जाती हैं। सहरिया गोत्र परंपरा के अनुसार जलाने या गाड़ने का प्रबंध करते हैं। कुछ गोत्र के लोग जलाते हैं, कुछ गोत्र के लोग गाड़ते हैं। मृत्यु के बाद जब 3 दिन हो जाते हैं तो एक जो परंपरा है वो पालन की जाती है, जिसे छात्र माटी कहते हैं। धात्र माटी, छात्र माटी ऐसा नाम मिलेगा। इसका मतलब होता है जहां उसको जलाया है उस मिट्टी को छानना और उसमें क्या बना, आकृति कौन सी बनी है, उसके आधार पर अनुमान लगाना
कि ये जो व्यक्ति मरा है ये अगले जन्म में ले चुका है और क्या बना है, कौन सा जन्म इसने लिया है। ऐसा मान्यता है कि इनका जो हथनिया गुनिया है वो उस मिट्टी में आकृति को देखकर ये बता देता है कि अगला व्यक्ति किस योनि में जन्म लिया है, किस प्रकार का जन्म वो ले चुका है। 12वें दिन ये लोग नुक्ता करते हैं जिसे खर्ची कहा जाता है। इसमें सामाजिक भोज कराया जाता है और स्मृति में खूंटा गाड़ा जाता है। खूंटा एक लकड़ी का या पत्थर का बना हुआ स्तंभ होता है जिसे मृत्यु स्तंभ भी कहते हैं। थोड़ा सा कलरफुल करवा देता हूँ, चलो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना भाई, बहुत काम की चीज बता रहा हूँ। मृत्यु परंपरा जो है वो हमें बहुत अच्छे से याद रखनी है। ये जो मृत्यु परंपरा है उसमें पहला धारी संस्कृति या धात संस्कृति, ये शब्द याद रखना। तीसरे दिन राख को ढक करके रखते हैं और अगले दिन उसमें जो आकृति बनती है उसको देख करके पुनर्जन्म का अनुमान लगाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, धारी संस्कृति या धात्र संस्कृति। नुक्ता 12वें दिन किया जाता है जिसे खर्ची कहा जाता है। यह एक प्रकार का समाज भोज होता है जिसमें समाज के लोगों को, सहरिया लोगों को भोजन कराया जाता है। श्राद्ध, और इसमें हम गाड़ते हैं खूंटा। क्या गाड़ते हैं? खूंटा। खूंटा क्या होता है? पत्थर या लकड़ी का बना हुआ मृतक स्तंभ। क्या होता है? मृतक स्तंभ। मृतक स्तंभ श्राद्ध के लिए किया जाता है कि उस व्यक्ति को श्राद्ध, उसका श्राद्ध हो जाए, उसको शांति मिले, उसकी आत्मा को। ये 3 परंपराएं मृत्यु परंपराएं हैं, याद रख लेना। इनकी धार्मिक मान्यता है, ये सबसे ज्यादा बड़े देवी देवता मानते हैं तेजाजी को। किसे मानते हैं? तेजाजी, जो राजस्थान के चमत्कारी पुरुष माने जाते हैं। राजस्थान के चमत्कारी पुरुष वीर तेजाजी की पूजा इस जनजाति में की जाती है। सहरियाओं के सबसे बड़े पूज्य लोक देव हैं तेजाजी। सत्यवादी और सांपों की रक्षा करने वाले देवता के रूप में इन्हें जाना जाता है। इसी कारण से सहरिया जनजाति को सांप की रक्षा करने वाली जनजाति भी कहते हैं। तेजा नवमी के दिन इनके चबूतरे पर धागा या प्रतीक चिन्ह छतरी चढ़ाई जाती है। सीता माता इनकी आराध्य देवी होती है, याद रखना। कुछ और देवी देवता मैं बता देता हूँ इनके। इनके घर में, घर के अंदर जिन देवता को पूजा जाता है उन्हें दूल्हा देव कहते हैं। क्या कहते हैं? दूल्हा देव। घर के अंदर वे दूल्हे देव की पूजा करते हैं। और एक कहावत प्रचलन में है, जे चूल्हा ते दूल्हा, मतलब जैसे आप घर के भगवान को रखोगे उतना अच्छा आपका चूल्हा जलेगा। ये कहावत इनमें प्रचलन में है। ठाकुर देव ग्राम देवता के रूप में। नाहर देव, नाहर का मतलब होता है शेर, तो जंगल के देवता, नाहर के देवता, जंगल देव, नाहर देव पूजे जाते हैं। भैरव देव की पूजा जो है वो महिलाएं विशेष रूप से करती हैं। जो बांझ स्त्रियां होती हैं, ऐसी महिलाएं जिन्हें पुत्र नहीं हो रहा है, जिसे बच्चा नहीं हो रहा है, वो भैरव बाबा की पूजा करती है। इनमें सबरी मंत्र नाम की एक चीज प्रचलन में है, ये याद रखना। सबरी मंत्र का प्रचलन किस जनजाति में है? सबरी मंत्र का प्रचलन जो है वो विशेष रूप से याद रखेंगे कि सहरिया जनजाति में है। सबरी मंत्र का प्रचलन पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, नृत्य परंपरा पर आते हैं। तो इनकी जो नृत्य परंपरा है सहरियाओं की, वो 4 आपको याद रखनी है। सहरिया जो है लहंगी नृत्य करते हैं। कौन सा नृत्य करते हैं? लहंगी नृत्य। रागिनी नृत्य करते हैं, दुलदुल घोड़ी नृत्य करते हैं और तेजाजी नृत्य करते हैं। बस ये 4 नृत्य आप रट लो, याद रख लो। सहरिया, ये शब्द याद रखना है, सहरिया। बस ये र से रागिनी नृत्य हो गया है, रागिनी नृत्य। ये ह से आप याद रखना दुलदुल घोड़ी, वो ह से हिरण नहीं है, घोड़ी है, तो दुलदुल घोड़ी है। सहरियाओं मूल रूप से शहर में लहंगी नृत्य करते हैं और तेजाजी नृत्य करते हैं। ये 4 प्रकार के नृत्य इनमें पाए जाते हैं, लहंगी, रागिनी, दुलदुल घोड़ी और तेजाजी। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इनके गीत भी होते हैं, ये गाना भी गाते हैं। तो इनके जो गीत हैं वो कौन से हैं? तो जब शादी होती है तो वधवा और रसिया गीत गाए जाते हैं। कौन से? वधवा और रसिया। भथेया गीत, लुंगोरिया गीत, हल्दी गीत और मंडपाच्छादन गीत। जब कोई लड़के का शादी होता है तो मंडपाच्छादन गीत, मंडप के नीचे बैठकर गाना। हल्दी गीत, हल्दी लगाते हुए।
लुंगारिया याद रख लो और भतेया याद रख लो, थोड़ा सा तो रटना पड़ेगा। इनकी जब डिटेल में और पढ़ाऊंगा भतेया गीत होते क्या है तो वहां समझ लेंगे। मूल रूप से अभी इतना आपको याद हो जाए, भतेया गीत, रसिया गीत, ये इतना हमें याद होना चाहिए। अब आते हैं साहित्य पे। सहरिया जनजाति जो है वो कोलारियन परिवार की है और मुंडारिन भाषा बोलती है। कौन सी भाषा बोलते हैं सहरिया? मुंडारिन भाषा बोलते हैं। कहावत प्रिय जनजाति है। इनकी कुछ कहावतें दो तीन मैं बता देता हूँ। हाथन के काज का करेंगे राम, मतलब कि तुम्हारे हाथ के काम तुमको ही करने के, राम आके करेंगे, मतलब बहुत निकम्मे टाइप के से व्यवहार करते हैं, एक दूसरे के साथ काम नहीं करना चाहते, आलसी होते हैं। फिर ससुर बेत को ठोर बताने, कट फटने में खेर। देखो खेर जो पेड़ होता है ना उसकी लकड़ी फट से फट जाती है, ज्यादा वजन झेल नहीं पाती, ताकत भर नहीं होती है। तो फटने में खेर और भागने में शेर, इतने इनके बारे में कहावतें प्रचलन में है। थोड़े से अलबेली प्रकार की जो है जनजाति है, थोड़ी मस्त मोला जनजाति है, ज्यादा लोड लेकर जीवन नहीं जीती। कुछ कथाएं प्रचलन में है, याद रखना। झागड़ा लोक कथा, झागड़ा लोक कथा। फिर सगड़ावत बगड़ावत लोक कथा, ये भी याद रखना। तेजाजी लोक कथाएं और पांडवों की लोक कथाएं, ये सगड़ावत बगड़ावत झागड़ा, ये शब्द याद रखना। मैंने ढूंढ ढूंढ के आपके लिए निकाले हैं, आप लोगों को रट करके रखने हैं, अपने दिमाग में स्टोर रखने हैं। सहरिया जनजाति का एक संग्रहालय है जिसे सहरिया संग्रहालय कहते हैं, श्योपुर के किले में बनाया हुआ है, अलग से कोई बिल्डिंग में नहीं बनाया। 1987 में इसकी परिकल्पना पहली बार, 86 में इसकी परिकल्पना चंबल अंचल के जो कमिश्नर थे, संभाग का जो प्रमुख होता है उसे कमिश्नर कहते हैं, अजय, नाम याद रखना। संभाग जो प्रमुख है वो अजय शंकर ने पहली बार सोचा था कि हमारे संभाग में सहरिया जनजाति का एक संग्रहालय हो, जिसे अजय शंकर ने पहली बार सोचा, परिकल्पना की। इसकी स्थापना 1990 में की जाती है और इसका संचालन श्योपुर नगर परिषद करती है। याद रखना इसकी मुख्य विशेषता है कि यहाँ जो जनजाति के निवास स्थल है टोपा और करुआ, टोपा जो परंपरागत निवास स्थल है, करुआ जो मचान नुमा होते हैं, झोपड़ी नुमा होते हैं, पेड़ के ऊपर बनाए जाने वाले जो घर हैं उनका अंकन यहाँ पर, चित्रण यहाँ पर किया हुआ है। देश का एकमात्र सहरिया संग्रहालय है और श्योपुर किले में स्थापित है। एक बड़े से भवन में इसका एक कमरे में निर्माण किया हुआ है, ये याद रख लेना। और छोटी सी कुछ बात बता देता हूं, सामुदायिक सहरिया रेडियो केंद्र, सहरिया सामुदायिक रेडियो केंद्र जिसका नाम है रेडियो धड़कन। क्या नाम है जिसका? रेडियो धड़कन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रेडियो धड़कन क्या है ये पूछा जा सकता है। श्योपुर जिले में सेसईपुरा गांव में इसको स्थापित किया गया है। इसकी स्थापना वन्य और आदिम जाति कल्याण विभाग के कॉम्बिनेशन से हुई और इसकी शुरुआत 2024 में हुई। स्थापना तो 2009 में हो चुकी थी, याद रखना। स्थापना 2009 में हुई लेकिन शुरुआत 2024 में हुई, एक अलग ही रूप में। 31 मई 2024 को करंट अफेयर से याद रख लेना। यहाँ पर सहरिया भाषा जो है उसका प्रचार किया जाता है। प्रमुख कार्यक्रम सहरिया की जुबानी, ये याद रख लेना। सहरिया की जुबानी एक कार्यक्रम है। हमने रंग बिरंगे माध्यम में भी और बिना रंगीन माध्यम में भी आपको दोनों रूप में पढ़ाने की कोशिश की, क्योंकि मेरा पढ़ाने का जो इंटरेस्ट है वो थोड़ा सा बिना रंगीन में, मतलब मेरी कॉपी में मैं जो मेरे अक्षर देखता हूँ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये चीज मैंने भी आपके लिए लिखी है। अगर मैं लिख सकता हूँ आपको बस पढ़ाने के लिए, तो रेडियो धड़कन आप भी लिख सकते हैं। इस सहरियाओं का सामुदायिक रेडियो केंद्र है। इसकी स्थापना जो है वो सेसईपुरा जिले में हुई है, श्योपुर में। सेसईपुरा एक ब्लॉक है श्योपुर जिले में। वन्य प्रकाशन और आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा इसकी स्थापना की गई है। 90.8 FM इस फ्रीक्वेंसी पर यह बजता है। सहरिया बोली में कार्यक्रम होते हैं और प्रमुख कार्यक्रम है सहरिया की जुबानी। तो ऐसे कुछ छोटी छोटी सी इंपॉर्टेंट बातें आपको याद रखनी है। सहरिया नाम का जो जनजातीय चैप्टर है वो पूरा होता है। सहरिया की कंप्लीट कथा मैंने आपके सामने इस एक बहुत लंबी चौड़ी सी ठीक ठाक सी क्लास में की। कल से क्लास में थोड़ी सी छोटी रखने की कोशिश करूंगा ताकि आप लोग बोर ना हो।
एक 1.5 घंटे के बीच में क्लास रखेंगे और एक टॉपिक पूरा कंप्लीट करेंगे। सैटरडे संडे को जरूरत होगी तो ज्यादा क्लास रख लेंगे, लेकिन एक क्लास बहुत लंबी ना हो ताकि बीच में इंटरप्शन ना हो। मैं आशा करता हूं कि हर एक बच्चा फिर से उसी जोश के साथ, उसी हिम्मत, उसी साहस और उसी धैर्य को धारण करते हुए पढ़ाई करना शुरू कर चुका है। मैं 10 दिन में आपको एक यूनिट पूरी करा दूंगा, 10वीं यूनिट, और अगले 10 दिन में छठी यूनिट पूरी कराऊंगा। मैं गारंटी देता हूं कि इस 10 दिन तक अगर लगातार आपने 1.5-1.5 2-2 घंटे जितनी भी मैं क्लास ले रहा हूं, अगर आपने क्लास को अटेंड कर लिया, मैं कुछ भी बाहर नहीं जाने दूंगा, गारंटी है। इस क्लास के बाहर आपका कोई कंटेंट नहीं निकलेगा। मैं बड़े शिद्दत से, बड़ी समझदारी से आपके सामने फैक्ट के साथ चीजों को रख रहा हूं। आप सब लोग इस क्लास को अटेंड करके अपनी अपनी पूरी जान लगा दें, अपने आंतड़ियां बाहर आ जाएं इस पूरी क्लास को अटेंड करने में और रटने में। देखते हैं कौन फेल करता है। हमें इस बात को चैलेंज के रूप में एक्सेप्ट कीजिए कि ये मेरे लिए एक चैलेंज है कि इस बार प्रीलिम्स कैसे नहीं निकलेगा। चलिए अब विदा लेता हूं, मैं भी बोलते बोलते थक गया हूं। शुरुआत है क्लासेस की, बहुत दिन से मैं क्लास नहीं ले रहा था तो थोड़ी सी थकान होगी शुरुआत में। आप सब लोगों से विदा ले रहा हूं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, आबाद रहें। थैंक यू।